अरे ये किसका शर्ट है इसका? बैठ जाइए, ठीक है। चलो भाई बच्चों शुरू करें। द हिब्रू की समझ पढ़ाओ। इधर वाला भी गेट हल्का से खोल दीजिएगा, ये खुला है जरूर ओपन कर दीजिएगा। चलो भाई आ जाओ। अब देखो पहला एडिटोरियल जो है इस पे डिस्कशन हो चुका था द हिंदू के अंदर। अब आपको 3 4 5 दिन तक डेली ऐसी न्यूज देखने को मिलेगी कि ईरान और इजराइल, पहले मैं आपको मुख्य कारण बता देता हूँ। ऐसी पहली बार नहीं हो रहा कि ईरान और इजराइल आपस में भिड़ रहे हैं। इनका युद्ध 1949 1950 से तब से चल रहा है जब से इजराइल को थोड़ी स्थान मिला और दर्जा प्राप्त हुआ, जब से इजराइल को देश कहलाया जाने लगा। इनके बीच में कई सारी संधि भी हुई और संधि होने के बाद ये निर्णय हुआ कि भाई तुम हम पे अटैक नहीं करोगे, हम तुम पे करेंगे। लेकिन 6 से 7 बार ये लोग आपस में उलझ चुके हैं। लेकिन अब तक मिसाइलों का प्रयोग करके इस लेवल का वॉरफेयर नहीं हुआ था कि ड्रोन भेज रहे हैं, सिविलियन टारगेट कर रहे हैं, वर्बल फाइट जो भी युद्ध हुआ अपना हुआ। क्योंकि ईरान के अंदर कई सारी डायनेस्टीज आ चुकी हैं और ये सबको पता होगा कि ईरान को बोला जाता है कि मानव सभ्यता, कई बार कहा जाता है कि ईरान से जन्मी थी, ईरान से आई थी। आपने हिस्ट्री में बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी। फिलहाल ये जो फाइट हुई है ये इस वजह से हुई है, आपको बता दूं मैं कि जो ईरान है उसने सीरिया की राजधानी डेमस्कस के अंदर अपना एक कॉन्सुलेट ऑफिस बना रखा था। कॉन्सुलेट ऑफिस का मतलब जैसे दिल्ली की चाणक्यपुरी के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है, ऐसे ईरान ने अपनी एम्बेसी कहाँ बना रखी थी? देश सीरिया में। सीरिया की राजधानी है डेमस्कस में। हुआ ये कि 1 अप्रैल को इजराइल ने पता नहीं क्यों कोई कारण बिना दिए, और इजराइल का कहना है कि हर चीज का मास्टरमाइंड ईरान है, कुछ भी एक्टिविटी गलत हो रही है हमारे आसपास में वो सब ईरान करा रहा है। तो इसने सबसे पहले वहां अटैक करा जिसमें उनके 13 लोग मर गए और 2 जनरल मर गए, जनरल रैंक के लोग मर गए, ठीक है। अब इसके रिटेलिएशन में ईरान ने उसी दिन डिक्लेरेशन कर दिया था कि वेट फॉर वॉर, हम बदला लेंगे। और ईरान ने जितने लोग मरे थे उतनी तारीख को रात में बदला ले लिया, 13 तारीख की रात। हाँ कुछ कोई चीज हम दिल्ली में एम्बेसी है ईरान की, हमारा हमला किया जाएगा तो भारत को हमला नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। तो फिर आपने नहीं कह रहे हमला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपकी बात है इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसकी निंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई थी कि अगर ईरान का कहीं पर दूतावास बना हुआ है। अभी ऐसी हरकत एक कल भी हुई है, कल भी आपको पता चलेगा कि इक्वाडोर और मेक्सिको के अंदर भी यही हुआ कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने मेक्सिको में शरण ले रखी थी, वहां जाकर के पुलिस गई, ये भी आगे कवर होगा। तो फिलहाल ये समझिए ये बहुत बड़ी गलत बात है कि कुछ भी हो जाए। इवन पौराणिक कथाओं में भी जो दूत होता है उसको बहुत अच्छा माना जाता है कि वो तो यार पैगाम लेके आया है और तुम उस पैगाम लेके आने वाले हो जाते हो, वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुम अटैक कर रहे हो। समझ रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो होती हैं, अब जैसे एस जयशंकर है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, आप सोचो अगर ये मान के चलो इनकी पोस्टिंग इस समय अमेरिका ले लो, अगर अमेरिका इंडिया पे अटैक की प्लानिंग कर रही है और इन्हें वहां पे अरेस्ट करके इन्हीं को सबसे पहले किल कर दे, तो ये तो इंडिया की सोवरेनिटी में बात हो जाएगी कि हम तो वहाँ जॉब करा रहे थे, रिश्ते बेहतर हो जाए। तो समझिएगा इस तरीके की हरकत जब करी इजराइल ने तो ईरान को गुस्सा तो आया। ईरान ने बस रिटेलिएशन कर दिया और ईरान ने क्या करा, करीब करीब 300 ड्रोन और मिसाइल छोड़ दिए। अब ईरान भी बहुत तेज है, ईरान के पास में भाई नोट 3 है और भी इसके पास कई सारी फतह करके एक मिसाइल है, इसके पास भी मिसाइल बहुत उन्नत है। और ये जान लो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है लेकिन इसके पास हथियारों को किया जाता है ईरान की। जो कल पूरी रिपोर्ट आएगी, ईरान के पास नौसेना पनडुब्बी से लेकर के आर्मी पावर से लेकर मिसाइल पावर से लेकर ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकली एडवांस इजराइल। अब हुआ ये कि जब ईरान ने अटैक करा तो इजराइल ने 99% अटैक रोक लिया। इजराइल के पास कल मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार की चीजें हैं, उसमें से सबसे कॉमन आपने देखा था जब हमास की 5000 मिसाइलें इजराइल ने रोकी थी, जिसे बोला गया था आयरन डोम। इनके पास आयरन डोम तो छोड़ी दो, पता है इन्होंने क्या विकसित कर लिया? इन्होंने पनडुब्बी क्षमता वाला सी डोम भी विकसित कर लिया। ये बड़ा कमाल की बात है कि इन्होंने कहा कि अब तक तो सिर्फ जो हम एयर डिफेंस कर रहे थे, अब हम अपना वाटर डिफेंस भी करेंगे। तो इजराइल ने 99% हमला रोक दिया। जो कल हमारा ये 7 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और दक्षिण के हिस्से में इजराइल में 1-2 बिल्डिंग की फूट हुई, बाकी ज्यादातर हमला इजराइल ने रोक लिया। अब प्रॉब्लम ये आई है, आप में से बताइए कितने लोगों को लगता है कि इजराइल इनके ऊपर अटैक करेगा? क्या लगता है आपको? अमेरिका मना कर रहा है कि आप नहीं कर सकते। अमेरिका डिप्लोमेसी चाल चल रहा है, जो आपने लाइन बोली बिल्कुल बहुत सही बोली। देखो अगली लाइन बोली थी, डिप्लोमेसी ऑफ अमेरिका फेल। एक बहुत बड़ी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय छवि अमेरिका की धज्जियां हो गई। जो बाइडेन अभी हाल ही में गए थे, मिल के आए थे, उन्होंने अपील भी करी और वो इजराइल के दोस्त माने जाते हैं। तो ये जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि एक ऐसा राष्ट्रपति अमेरिका का हुआ, इनके ऊपर काला धब्बा लग चुका है कि तुम्हारी डिप्लोमेसी फेल। बाकी जितने राष्ट्रपति आए उन्होंने इजराइल और ईरान के युद्ध रोकने का प्रयास करा, उनके कार्यकाल में युद्ध नहीं हुए, लेकिन बाइडेन साहब तुम तो बात करने ही गए थे, उसके बाद भी कैसे युद्ध हो गया? तो ये अमेरिका के ऊपर एक कलंक है, अंतर्राष्ट्रीय छवि अमेरिका की इससे बहुत धूमिल हो रही ये बात।
क्योंकि हमने अगर पूरा केस पढ़ लिया था, लेकिन अब जैसे जैसे एडिटोरियल में जो अपडेट आई है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है तो हाँ, तीसरा विश्व युद्ध तो आप कह ही तो सकते हैं। यूएन क्यों बना बैठा है यूएनओ किसी काम का नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध घट गया था। Yes, sir. तो उसके बाद यूएन को इसलिए बनाया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। बजाज की बात बिल्कुल ठीक है कि जब तृतीय विश्व युद्ध की बात आ गई है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक यूएन बन के बैठा था कि तीसरा ना हो, तो फिर वजूदी कह रह गया और वास्तव में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की धज्जियां हो गई। तो फिर ऐसा होगा सर, बहुत करीब हो गया फिर यूनाइटेड नेशन से और कोई और मैं तो अरे उसकी कोई महत्व बचा ही नहीं। जैसे मान के चलो कि मैं आपसे कहता रहूँ 8:45 पे आ जाओ, 8:45 पे आप 9 बजे आ रहे हो, तो कहना मैं ही बंद करूंगा ना, ऐसे यूएन का काम ही करता हूँ भाई। बात समझो, इस कंडीशन शांति सेना क्या कर रही है? कुछ नहीं। अब देखिए किसकी सेना क्या करती है? यूएन की शांति सेना। यूएन शांति सेना उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है, जैसे उसने 1991 में इराक के खिलाफ इस्तेमाल कर ली, जो देश उससे कमजोर होते हैं। यहाँ जरा देख तो लो सामने का, ईरान भी कच्चा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर यूएन ने अपनी सेना भेज के इजराइल को धमकी भी दे दी तो इजराइल कहेगा मेरा नाम है बेंजामिन नेतान्याहू, बाकी सबको तो बाद में ठिकाने लगाऊंगा, पहले तुमसे ही निपट। उससे उन्नत तरीके से कोई उससे जल्दी कोई भिड़ने का सोचता नहीं है इजराइल से। बात समझो आप। और इंडिया का जो स्टैंड है इसमें, इंडिया का स्टैंड बहुत बढ़िया है। इंडिया के लिए तो न्यूट्रल है। हालांकि कल एस जयशंकर की इजराइल और ईरान के दोनों जगह के विदेश मंत्रियों से वार्ता हुई है, तो उस वार्ता के बाद में इन्होंने ये कहा कि भैया हमारे जो 17 लोग क्रू मेंबर है, एक जहाज रोक लिया था ईरान से। ऐसा हुआ कि गल्फ ऑफ होर्मुज पड़ता है पर्शियन खाड़ी में, तो जो पर्शियन खाड़ी है वहां पर एक नाव जा रही थी, वो नाव जो है वो ईरान मतलब सॉरी इजराइल की एक कंपनी के मालिक के होल्डर की, उसके अंदर 24 लोग थे। उस 24 में से 17 लोग तो भारतीय हैं। तो इसलिए हमारे एस जयशंकर ने बात करी और ये डील हो चुकी है कि आपके लोगों को भैया सुरक्षित निकाल देंगे। और जयशंकर ने भी कह दिया कि भैया अपना युद्ध तुम लड़ते रहो, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, हमारे 17 लोग को निकालो, क्योंकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि और हमारे लोगों को बचाने का चुनाव का टाइम है, सरकार पर सीधा प्रेशर जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो इन्होंने ये डील कर ली है। अब समझिएगा ये अमेरिका के ऊपर डिप्लोमेसी में काला धब्बा है। और एक चीज और याद रखिएगा, ईरान ने फिर ट्वीट करा। ईरान के यहाँ जो आपको पता है, कल मैंने जिनका फोटो दिखाया था, ईरान असल में कैसा है, ईरान आप मान के चलो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, वहाँ एकात्मक प्रणाली चलती है। सिर्फ और सिर्फ धर्म गुरु के इन्फ्लुएंस में पूरा ईरान वही मानता है जो सेंटर डिसाइड करता है, समझ लो आप। वहाँ सिर्फ यूनियन है, स्टेटों की कोई सरकार नहीं। तो ईरान के अंदर जो वहाँ पे धर्म गुरु है, क्योंकि वो एक रिलीजियस डोमिनियन वाली जगह है, वहाँ इस्लाम के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। तो उन्होंने कल फिर एक ट्वीट करके कह दिया वी विल नॉट डिस्ट्रॉय। अब हिसाब बराबर, एक अटैक इजराइल ने करा, हमने ईरान ने कर दिया। अब अगर सोच के बैठा इजराइल कि हम पे अटैक करेगा तो वी विल नॉट डिस्ट्रॉय। अब यहाँ ईरान भी पक्के पे आ गया, ईरान ने साफ कह दिया है निपटो तो ऑफ निपटी लेते हैं, या तो हम नहीं है तो तुम नहीं। तो ये याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अब जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय छवि जो बाइडेन की खराब हो रही है, एक और व्यक्ति की भी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है, उनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। आ जाओ जैसे। अब आप कहोगे कि देखो बेंजामिन नेतान्याहू, बेटा सबसे पहले तो ये देख लो, नेतन्याहू जो है यानी बेंजामिन नेतान्याहू अकेला ऐसा व्यक्ति है पूरी सृष्टि में जो राष्ट्रपति भी रहा है और प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, कि उसकी तरह नहीं, ये नहीं रशिया वाला राष्ट्रपति। ये जो व्यक्ति है ये यहाँ का वर्तमान में कौन है, पीएम। अब इसकी एक जो इमेज बनी हुई है, उस इमेज पे एक बात है कि आज तक बेंजामिन नेतान्याहू ने जो कहा है वो करा है। अगर इसने बदला नहीं लिया तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो जाएगी कि यार बेंजामिन तुम तो जाने इसीलिए जाते हो। और वैसे भी यहाँ पर जबरदस्ती इजराइल के अंदर अभी बहुत समय तक प्रोटेस्ट हुए थे। लोगों ने कहा कि बेंजामिन नेतान्याहू को बंद कर देना चाहिए। हमास में जब खाना पानी पहुंचाने की बात आई, क्योंकि चारों तरफ से बॉर्डर पे इजराइल ने अपना कब्जा कर रखा, तो इस वजह से इनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही थी। अब इनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को फिर दोहरा बार बार क्या अगर ये बदला नहीं लेता है तो ये आ जाएगा यार नेतान्याहू तुम तो जाने इसीलिए जाते हो, इजराइल पे अटैक करके कोई भाग गया। और अगर ये बदला लेता है तो भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी, क्योंकि ईरान ने धर्म संकट में डाल दिया कि देखो तुमने शुरू करा, अब तुम करोगे वॉर तो हम भी शुरू करेंगे। इसीलिए अमेरिका ने डिप्लोमेसी वाली चाल चलती, ईरान का स्टेटमेंट देख के उसने कहा कि देखो लड़े तो हम तुम्हें सिक्योर करेंगे, वी एश्योर यू दैट वी आर विद यू, लेकिन अब तुम अगर लड़ोगे तो भाई हमारी यही तुमसे रिक्वेस्ट है कि पीस वार्ता कर दो, ये तीसरी विश्व युद्ध की तरफ जाएगा और ये बहुत गलत है। हमारा तुमसे सीधा आदेश और आग्रह है कि तुम युद्ध में मत पड़ो, बातचीत से निकाल लो, एक बार उन्हें अटैक करा एक बार तुमने करा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं इजराइल थोड़ा टाइम लेके भले ही अटैक करेगा, लेकिन अटैक करेगा। अब वो कुछ नहीं करेगा, वो ड्रोन अटैक में जाना जाता है, वो एक ही काम कर सकता है। आ जाओ, अगर इजराइल करेगा तो इजराइल वही वाले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिसमें मोसाद एक्सपर्ट है कि जिस बिल्डिंग के अंदर इनके जिसके आदेश पे और जो रात में ट्वीट गया है इनके धर्म गुरु का, खुला रहने दो उसको, चूचू करेंगे, खुला रहने दो, आ जाओ बैठ जाओ, हो जाता है, चलो चट्टी को
अब उसके बाद समझिए ध्यान से, कहाँ पे थे? मोसाद जानी जाती है अपने सर्च ऑपरेशन के लिए। बेटा मोसाद इतनी एक्यूरेटली बात करता है, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोई व्यक्ति रह रहा हो, उनका ड्रोन बगल की खिड़की में आएगा, उसी व्यक्ति को लॉक करके मार के चला जाएगा। इसके लिए जाने जाते हैं इजराइल, इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी में। तो अब सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो सेफ्टी मेजर जाता है वो जाता है इनके मेन धर्मगुरु पे जो पूरा ऑपरेट करते हैं, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से प्लानिंग में है कि तूने ही इंस्ट्रक्शन दिए थे, आजा निपट लेते हैं। तो ये ऐसा कोई ना कोई कोवर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। ये इजराइल बहुत बड़े वाले भाई, जिस देश का व्यक्ति समझ रहे हो अमेरिका के एक राष्ट्रपति के साथ में 35 साल नौकरी करता रहा और पता नहीं चल पाया अमेरिका को कि ये यहूदी है, और बाद में उसने जाके इंटेलिजेंस की सारी खबरें दे दी। उस तरीके के लोग हैं, ये खतरनाक बात है। यहाँ से तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो NSA अजीत डोभाल हैं, ये भी गए थे पाकिस्तान, ये भी जाकर के पाकिस्तान में 5 से 7 साल रहते आए थे, और एक तो पकड़े भी गए थे, है ना, रविंद्र कौशिक, वो वहीं पकड़े गए थे पाकिस्तान के अंदर। और इस समय वर्तमान में कौन है पाकिस्तान में, मुद्दा किसको लेकर के चल रहा है? कुलभूषण जाधव को लेकर, ठीक है। चलो भाई, तो इजराइल देखते हैं क्या करता है, युद्ध विराम करता है कि नहीं। हाँ भाई, रूस भी बोल रहा है दो प्रभाव होती है। रूस क्यों बोले इसमें? रूस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रूस ईरान के साथ है ना। ना सेकंड तीसरा विश्व युद्ध कारण तीसरा विश्व युद्ध का मतलब ये नहीं है कि कोई देश आके खुद से बोल दे, जब तक उसकी टेरिटरी सोवरेनिटी या उसका स्टैंड की बात ही नहीं आएगी या उसके व्यापार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों बोलेगा भाई? आपके 3 घर छोड़ के 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं तो आप खुद ही कूद पड़ोगे छत से जाकर? जहाँ अमेरिका घुसता है रूस घुसता है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है ना। हाँ, कौन घुसता है? जहाँ रूस घुसता है अमेरिका घुसता है। रूस और अमेरिका घुसता है। तो ऐसे तो एक बात बताओ, चीन, अब जापान है, जापान ने कल एक आइलैंड के ऊपर क्लेम होगा, तो अमेरिका ने कह दिया कि हम जापान के साथ खड़े हैं, तो फिर क्यों नहीं बोल रहा? ऐसे तो रशिया चीन का दोस्त है, आप बताओ। RIC ट्रायंगल है। बजाय अंतरराष्ट्रीय संबंध समझने के लिए बेसिक्स पढ़ने होते हैं, ऐसे तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती चीजें, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा ईरान के अंदर ये देखिए इतने सारे साम्राज्य जो हैं वो अब तक रह चुके हैं। ईरान में सबसे पहले याद रखिएगा एलामाइड साम्राज्य था, और लेटेस्ट जो साम्राज्य था वो भैया ईरानी क्रांति के बाद ही हुआ। चलो, ईरान के बारे में जिसे और डिटेल पढ़नी है वो पढ़ लीजिएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक दायित्व का मुद्दा। आप में से किसी ने कभी ये सुना है कि किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, ऐसा कभी सुना है? सुना है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, विदेश से एक शक गया है, गवर्नमेंट ने इस पर जांच कराने का प्रयास करा है, और गवर्नमेंट भी नहीं, कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो अखबार वास्तव में अखबार कहलाने लायक होते हैं। द हिंदू ने 2018 में भी एक स्कैम का खुलासा करा था। इन्होंने उस समय एक न्यूज निकाली थी कि चेन्नई की दिल की धड़कन सिर्फ विदेशियों के लिए धड़कती है। तो कहोगे क्या मतलब? क्योंकि चेन्नई में ज्यादातर विदेश के लोग वीजा लगा करके इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट कराने आ रहे थे। अब इससे द हिंदू एक अटेंशन ये खींच रहा है, ये शक है क्यों इतने भारतीय देश के अंदर इतने विदेशी क्यों अपने ऑर्गन का प्रत्यर्पण कराने आ रहे हैं, अपने प्लांट चेंज कराने क्यों आ रहे हैं? तो इस पर रिपोर्ट में इनका एक अंदाजा है कि भारत के अंदर डोनर बड़ा आसानी से मिल जाते हैं, 50,000 की किडनी या 5 लाख की किडनी। अब विदेशों में तो मिलते नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, विदेशी यहाँ टूरिस्ट वीजा मांगते हैं, क्योंकि इनको बार बार ऑर्गन के लिए नहीं मिलता है। और इंडिया के अंदर वेटिंग लिस्ट चलती है अस्पतालों में कि अगर आपको अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करानी है तो आपको 150 नंबर की या 300 नंबर की वेटिंग लिस्ट मिलती है। ये आते हैं टूरिस्ट वीजा पे, ये एक्स्ट्रा डॉलर में पेमेंट करते हैं और किडनी लगवा करके चले जाते हैं। अब इसी की आड़ में ऐसा तो नहीं कि काला बाजारी या विदेशी आकर के कोई ऑर्गन की स्मगलिंग तो नहीं करते, तो इस पे एक जागरूकता के हिसाब से अंग तस्करी पर द हिंदू ने आर्टिकल निकाला है और इसने कहा है कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 2018 में चेन्नई में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे थे वो विदेशियों के ज्यादा हो रहे थे। जब द हिंदू ने न्यूज निकाली, इस पे अटेंशन हुई, तब 56% भारतीयों के ट्रांसप्लांट बढ़ गए। तो इन्होंने ये चिंता की बात जताई है कि विदेश से लोग ट्रांसप्लांट कराने ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोग ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं। किसकी कमी है, चेक करो। इसे कहते हैं बेहतर अखबार। ये गवर्नेंस के पार्ट को छूता है और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, उस प्रेशर ग्रुप के अंदर मीडिया भी एक होता है सिलेबस के अनुसार, ठीक है, ये ध्यान रखना। सर इसके लिए मतलब कोई बॉडी नहीं है जो रेगुलेट करे इस चीज को? इस चीज को बॉडी रेगुलेट करने के लिए है हॉस्पिटल के अंदर, जैसे मेडिकल एसोसिएशंस होते हैं, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन सब चीजें, ऐसा कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं। गवर्नमेंट बॉडी ड्रग्स को लेकर के है, लेकिन गवर्नमेंट बॉडी इस चीज के लिए नहीं है कि जो रेगुलेट करे। इसकी डिमांड हो सकती है, आपकी बात ठीक है, कोई ना कोई बॉडी रेगुलेट के लिए होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। अपने स्वास्थ्य पूरा मंत्रालय, स्वास्थ्य पूरा विभाग है, उन्हें कितनी देर लगेगी, उन्हें इस चीज पे लिस्ट रखना चाहिए। लेकिन विदेशी धोखा दे रहे हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांट कराने थोड़ी आ रहे हैं, वो वीजा लगा रहे हैं घूमने का, और घूमते घूमते अस्पताल से संपर्क करते हैं, थोड़े दिन जाके भर्ती हो जाते हैं और फिर वहाँ गोपनीय तरीके से, कालाबाजारी के तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा के चले जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड में आते नहीं, समझा? रिश्वत की रसीद नहीं होती। चलो, ये न्यूज ज्यादा काम की तो नहीं है, लेकिन ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना सकेंगे? लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, जिसने गोल्डी, वही वाला गोल्डी बरार के साथ में नाम जोड़ा जाता है, जिसने सिद्धू मूसेवाला को
आपको पता होगा उसकी हत्या के पीछे साजिश में नाम आता है। अब इशू ये हुआ है कि सलमान खान के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है इसके सामने वाली बिल्डिंग पर फायरिंग हुई, 2 अज्ञात लोगों ने बुलेट्स चलाई। तो इसमें सलमान खान को तो किसी तरीके का हार्म नहीं, क्योंकि उनका आशय नहीं था कि वो किसी प्रकार का हार्म करें, लेकिन ये बस इसलिए जानना है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी तब लगाई जाती है जब उनके ऊपर कोई अटैक हो जाता है। उससे पहले क्या गवर्नमेंट इन लोगों को कोई सिक्योरिटी दे सकती है? क्या सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए? ये आंतरिक सुरक्षा को थोड़ा बहुत टच करता है कि इंडिया के अंदर ऐसे सेलिब्रिटीज को असेट्स माना जाता है, क्योंकि ये भी विश्व में जगह जगह जाकर इंडिया के लिए तो टैक्सेस बहुत ज्यादा देते हैं इंडिया को, दूसरा रेमिटेंस भी लाते हैं, जैसे इनका कोई शो सऊदी में हो गया, कोई शो अमेरिका में हो गया, तो पैसा आता है। तो ऐसे में क्या इनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार को सहज होना चाहिए या नहीं, मुद्दा ये आता है। बस सलमान खान का तो मैंने बता दिया। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा है कि आप लोगों ने एक मूवी सुनी होगी हम साथ साथ, सुनिए, जिसमें तब्बू थी, करिश्मा कपूर थी, सोनाली थी और 2-3 सैफ अली खान थे और एक एक्टर और था। ये पूरी फैमिली वाली पिक्चर थी। उस फैमिली पिक्चर को देख शूटिंग के दौरान शाम को सलमान खान अपनी ओपन जीप से सबको लेके गए। ऐसा उसमें मुकदमे में लिखा होगा, अब तो बाइजर दरी होगा तो कह नहीं सकते ये दोषी है। तो इनके आरोप ये लगे थे कि इन्होंने अपनी अवैध या लाइसेंसी गन से ब्लैक बक काले हिरन का शिकार कर दिया और जिसको शिकार करते हुए 2 लोगों ने देखा था। और आपको पता है मामला इस बेसिस पे छूटा है कि रात का समय था, क्लियरली दिख नहीं पाया कि वो सलमान खान थे या कोई और थे, इस वजह से मामला हल्का पड़ा। ये भी ध्यान रखना, ये हकीकत है। एक केस था, उसमें एक व्यक्ति ने देखा कि दूसरे व्यक्ति की हत्या कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहचान पाओगे, तो उसमें जो दूसरा वकील था उसने कहा कैसे कह सकते हो कि अंधेरे में यही था, तो लालटेन की रोशनी से चेहरा पहचान लिया गया था। तो न्यायालय जो है व्यक्ति के साक्ष्य को बहुत ज्यादा वरीयता देता है। इसमें ये देखा गया कि जब वो मार रहे थे क्या वही थे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि धुंधला धुंधला कुछ तो दिखा था, लेकिन मुझे पक्का पता सलमान खान है। बाद में धीरे धीरे करके टेस्टिंग बदल गई, मामला हल्का पड़ गया। तुम जो भी चीज को मैं नहीं बोलना चाह रहा क्या कहते हो। तो फिलहाल समस्या की बात यह है कि बिश्नोई गैंग ने इस बात की बोली है, इन्होंने ये कहा कि भैया अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, इनका ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ ये पकड़ ये ट्रेलर था, अगली बार घर में गोलीबारी की घटना के बाद बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को दे दी चेतावनी। तो याद रखिएगा कि सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी को लेकर क्या है। और ब्लैक बक की अगर बात करें तो बस इसके बारे में जान लो, एनवायरनमेंट का इशू है बेटा। ये 3 राज्यों का, एक नहीं 3 राज्यों का राजकीय पशु, एक नहीं 3 राज्यों का, याद रखना। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। पंजाब हरियाणा तो पास पास लग जाते हैं, लेकिन याद रखना आंध्र प्रदेश का भी ब्लैक बक जो है वो स्टेट एनिमल, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है? हाँ, पक्षी है वो। एनिमल बताओ, एनिमल 12 सेकंड, ठीक है। अब सही। और बेटा पक्षी तो इन्होंने बता ही दिया, जैसे तो हिंदी में सारस कहते हो। चलो ये समझ गए, याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ब्लैक बक को लेके संरक्षण जो है, इसे करने के लिए बड़ा कंजर्वेशन यानी संरक्षण क्षेत्र इलाहाबाद के अंदर तैनात है। इलाहाबाद के अंदर ब्लैक बक कंजर्वेशन क्षेत्र बनाया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कल को आप इसको टिक कर रहे हो तो आपको लगे पंजाब का है ये, हरियाणा का है और ये आंध्र प्रदेश का है, तो वहीं पे इसके संबंधित अभ्यारण्य होगा, ऐसा नहीं है। प्रयागराज के अंदर कंजर्वेशन पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा, 2016 में बोला था, 2022 में बना दिया। टिकट विकेट लगता नहीं है, जाके देख सकते हो, वहाँ ब्लैक बक है, 2-4 कूदते रहते हैं। हल्के से बोल देना उनके सामने जाके सलमान। ठीक है, चलिए फिर आ जाइए। अब मैंने अभी आपसे कहा था ना कि दूतावास पे अटैक करना बड़ा गलत होता है। क्या चीज? क्या चीज? क्या चीज नहीं दिख रही? वापस ले आओ, वापस पीछे कर कुछ नहीं। अच्छा चलिए देखिए ध्यान से। अब अगला आर्टिकल भी बेटा दूतावास पे हमले की तरह है, आ जाओ फिर से समझिएगा। 2 देश, ये सामने देखिए नक्शे पे, एक यूनाइटेड स्टेट के साउथ में पड़ता है, यानी एक अमेरिका के दक्षिण में पड़ता है और दूसरा देश जो है वो साउथ अमेरिका में ही पड़ता है। 2 देशों के नाम है, जिसमें एक ऊपर आपको मैक्सिको दिख रहा होगा। इंडियंस बहुत है मैक्सिको में, बहुत जाते हैं मैक्सिको, तारे अवैध तरीके से पार करके ट्रक चलाने जाते हैं मैक्सिको में, ठीक है। 12 टायर 24 टायर, लेकिन वहाँ ट्रक वालों की लाइफ बड़ा लग्जूरियस है। 8 या 12 घंटे ज़्यादा ट्रक नहीं चला सकते, तो उनके कैबिन जो होते हैं उसी में सोना खाना पीना, और उनके लिए जो रोड होती है वहाँ हॉर्न नहीं बजाना होता, और सिर्फ ट्रक की रोड होती है, यानी तुम एक्सीलेटर डाल के आराम से पीछे जाके बैठे हो तब भी चल रहा है, तो वो लेन से पूरी के लिए रिजर्व होता है। लेकिन स्पीड लिमिट और सब चीज़ें होती हैं, मतलब वहाँ ट्रक ड्राइवरों के पैकेज भी अच्छे होते हैं। तो ये समझिएगा कि मैक्सिको, और नीचे देखिए पर्पल कलर से हाईलाइटेड है इक्वाडोर। अब होता क्या है कि इक्वाडोर के बारे में ज्यादा फोकस रखिएगा, इसकी कैपिटल है क्वेटो, और ये कहां पर है? अमेरिका के अंदर। कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। अब समझिए इक्वाडोर ने अपनी राजधानी में, बेटा ये जो इक्वाडोर, ये इस वाले देश ने, इसकी जो कैपिटल है क्वेटो, यहाँ पर एक दूतावास इन्हें बना रखा है। किसका दूतावास बना था? मैक्सिको। तो मैक्सिको के दूतावास के अंदर हुआ ये कि इनके यहाँ पे जो था एक पूर्व राष्ट्रपति जो इक्वाडोर के थे, मेरी बात फिर से समझना वरना कंफ्यूज हो गए। इक्वाडोर देश के अंदर
एक बना हुआ है दूतावास, उसमें मैक्सिको के अधिकारी आके बैठे हैं, ठीक है बेटा। हुआ ये कि इक्वेडर अगर चाहे तो मैक्सिको के दूतावास के अंदर एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस देश के अंदर वो संपत्ति होती है वो गिनी जाती है दूसरे देश की। लेकिन इक्वाडोर ने इस बात का लिहाज ना करते हुए मैक्सिको की एम्बेसी जो इन्हीं के देश में बनी थी उसमें जाकर के अपने पूर्व राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि वर्तमान सरकार के खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति टिप्पणी करते रहते थे। जस्ट लाइक ऐसा ही भारत के अंदर एक और मामला हुआ है जिसमें किसी राज्य के सीएम को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो इस बात की निंदा करी जा रही है कि बेटा ध्यान देना, ये जो मैक्सिको है इसकी एक यहाँ पर इक्वाडोर के अंदर एम्बेसी है, तो तुम मैक्सिको की संपत्ति को इक्वाडोर में टच नहीं कर सकते। सर ऐसा कहीं लिखा हुआ है? हाँ बेटा ऐसा लिखा हुआ है, ये रहा, ये नोट करके चलना। अनुच्छेद का नाम है 23 और कन्वेंशन का नाम है वियना कन्वेंशन। बेटा ये मत भूलना, वियना कन्वेंशन और कूटनीतिक रिश्ते 1961 का आर्टिकल नंबर 23 ये बात कहता है कि तुम्हारे देश के अंदर ऐसा समझो दो देश है, दिल्ली अपना जो है इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी में फैजान अपने किसी भारतीय व्यक्ति को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर से समझना, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिया के अंदर चाणक्यपुरी दिल्ली के अंदर अमेरिका ने एक एम्बेसी बना रखी है। अमेरिका की एम्बेसी के अंदर भारत के कुछ जावेद बैठे हैं, लेकिन भारत की सरकार वहां पे जावेद को नहीं टच कर सकती। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देश की संपत्ति हो जाएगी, ये दूसरे देश की शरण में माने जाएंगे। लेकिन इक्वाडोर ने हरकत ये कर दी कि जब भैया मैक्सिको की एम्बेसी जो तुम्हारे देश में बनी उसमें तुमने पूर्व राष्ट्रपति को जाके हिरासत में ले लिया, तो इसकी कड़ी निंदा हो गई कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ इजराइल ने हमला कर दिया डेमस्कस पे, वो भी भाई ईरान की एम्बेसी थी। दूसरी तरफ ये हुआ कि तुमने वियना के आर्टिकल 23 का उल्लंघन कर दिया। तो इस पर एक आर्टिकल द हिंदू लिखता है कि नियम बनाई क्यों है जब नियम मानने नहीं। भाई यही बात तो है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्यों बनाए थे? बेटा ये वियना कन्वेंशन है। ऐसे आपको बताना है कि एक और डिक्लेरेशन था जिसके तहत अभिनंदन को पाकिस्तान ने वापस बाइज्जत खिला पिला के छोड़ा। खिला पिला के मतलब उठाई तो लगा बेचारी की बहुत, लेकिन वापस जिंदा छोड़ के, एक बहुत बड़ी बात थी। तो बेटा ये कुछ तरीके के कन्वेंशन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, समुद्र में भी है। अब जो 17 लोग ईरान ने उठा लिए क्रू वाले ना, उन 17 लोगों को कुछ भी हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय संधि का वो हो जाएगा ब्रीच, और इस ब्रीच की वजह से चाहो तो युद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन देश आपस में युद्ध तो करते नहीं है जो भी हो। तो फिलहाल आर्टिकल 23 वियना कन्वेंशन का यहाँ सुर्खियों में आ जाता है। यूपीएससी के लिहाज से जरूरी है कि ये कूटनीतिक रिश्तों में अलाउ नहीं करता है कि किसी भी डिप्लोमेटिक प्रीमिसेस के अंदर एंट्री हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे देश जा रहे हैं। तो बेटा ये याद रखना खबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खबर है मैक्सिको की और इक्वाडोर की। इक्वाडोर ने गलत हरकत करी, उसने मैक्सिको का एक भाग जिसे एम्बेसी कहते हैं उसी के देश में था, भले ही उनका अपना पूर्व राष्ट्रपति था इक्वाडोर का, वो अंदर बैठा हुआ था, वर्तमान सरकार के खिलाफ था, लेकिन तुम मैक्सिको की एम्बेसी के अंदर अरेस्ट नहीं करते उसे, जो तुम्हारे देश में बनी थी। तो पहले मैक्सिको से कहते हैं भाई इसको बाहर भेज दो या आप जो भी तय करो, लेकिन हमें ये आदमी चाहिए, ये हमारे यहाँ वर्तमान सरकार के खिलाफ जा रहा है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी, अरेस्ट कर दिया। तो ये चीज की निंदा होती। तो देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चीजें होती रहती हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। अभी सब लोगों ने 14 अप्रैल को बाबा साहेब द लेजेंड की, सभी को पता है कि भाई 14 अप्रैल को भी जयंती सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके बारे में पहली बात तो ये अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टेटस लगाया था, बरेली के अंदर बच्चों ने स्टेटस लगाया, मैंने तुरंत डाल दिया कि 30 सेकंड दे रहा हूँ, बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ। अब वो गूगल भी नहीं करता है, उन्हें पता भी नहीं कि इनका जन्म किस जगह किस क्षेत्र में कहाँ हुआ, और ये उन्हें फोटो मिल जाता है। और एक विचारधारा समाज के अंदर गलत सेट कर दी है, जय भीम। भीम तुम्हारे नहीं, भीम मेरे भी है, भीम पंडितों के भी है, भीम कायस्थ के भी है, भीम बनियों के भी है, भीम सबके है। उसे एक रंग देने का प्रयास ना हो, तो ये चीज गलत है ना बात। जहां ऑडियंस के सामने कहना पड़ेगा मैं जय भीम कह दूंगा, लेकिन तुमको किसी एक वर्ग को नीचा दिखाने के लिए आप जय भीम लिख रहे हो, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। मायावती जी आज की डेट में जो है वो जय भीम के एजेंडा लेके फेल हो गए, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय चल रही है वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही, भले ही ना कर रही, तो इनको विचारधारा बदलनी पड़ेगी। समाज में ऐसे वर्ग हैं जो बांट देते हैं, अंग्रेज को बांट के चले गए, लेकिन कुछ चंद्रशेखर जैसे लोग हैं जो अभी भी बांटने का प्रयास करते रहते हैं, तो ये चीज गलत लगती है। मेरा हमारा व्यक्तिगत मत है, आपको जो लिखना है स्टेटस पर लिख सकते हैं। अभी आर्टिकल आया बड़ा जबरदस्त बेटा, दलित और शहरीकरण। कितने लोग आप में से मानते हैं, बताओ बाजार, कि आज भी गांव में छुआछूत होती है? कितने लोग मानते हैं कि गांव में ऊंच नीच होती है? बताओ। तो शहरों में गांव में होती है ना। आज भी आप गांव के अंदर देखोगे आपको छुआछूत मिलेगी, अंधविश्वास भी मिलेगा, जो कि शहर में नहीं होता। बेटा ये द हिंदू के एडिटोरियल ने कमाल की बात लिखी और आई ओपनर लिखी, बोले ये बताओ शहर पहले बने गांव,
तो भाई ऐसी बात है, गांव शहर में या तो तब्दील हुई या लोग गांव से थोड़ी जगह पे बन गए, वहाँ मकान बनाने लगे, शहर बन गए। तो लेखक इसमें ये कहते हैं कि जो ग्राम धीरे धीरे परिवर्तित हुए, उनकी आबादी गांव से शहर में आ गई और उस आबादी या तो अपनी विचारधारा के साथ आई, और जो गांव शहर में परिवर्तित हो गए वहाँ के लोग तो वही रहे। तो इन्होंने इस पर प्रकाश डाला है कि आज भी मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में दलितों के साथ उत्पीड़न होता है। रसोई में होममेड के बयान है कि अगर हम किसी उच्च जाति के घर में जाते हैं तो वो हमें खाना बनाने से नीची जाति का होकर मना कर देते हैं। ये सत्यता मैं बता रहा हूँ जो इस एडिटोरियल में लिखी। इसमें लिखा है कि जातिवाद इस हद तक हावी है कि ये तय हो चुका है कि नीची जाति जो है वो मांसाहारी है और ऊंची जाति शाकाहारी है। ये भी इन्होंने इस पर बात करी। इस लेखक ने जो लेख में लिखा है, लेखक ने जो मेंशन करा है मैं वो बता रहा हूँ कि दो वर्ग बढ़ चुके हैं। शाकाहारी इसलिए कि भैया वो शुद्ध भोजन खाते हैं, और मांसाहारी नीची जाति को इसलिए जोड़ा जाता है कि कहा जाता है वो अशुद्ध है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये लेख में लोगों की विचारधारा की बात करके बता रहे हैं कि समाज में भी वर्ग बना। तो ये विचारधारा शहर के अंदर क्यों मिल रही है? या तो गाँव के लोग आ गए और गांव के लोगों की विचारधारा नहीं बदल पाई, वो पढ़ तो गए, या फिर जो गांव शहर में तब्दील हुआ वहाँ पूरे गांव की जो विचारधारा थी उसको आज भी कोई नहीं बदल पाया। तो इन्होंने कहा है कि शहरीकरण भी आज भी दलित की समस्या है, और लोग जब काम करने जाते हैं तो ज्यादातर मजदूर आज भी दलित या निचले वर्ग के ही मिलेंगे, उच्च जाति का मजदूर नहीं मिलता। ये समस्या पे फोकस है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि भैया जाहिर सी बात है, रिजर्व कर दिया है कि तुम इस तरीके की नौकरी इस वर्ग के लोगों, ये खाओगे, ये नौकरी करोगे, और इस समस्या से निकलने की आवश्यकता है। इस पर टिप्पणी करते हैं लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दलित समुदाय को अशुद्ध मानने का विचार अभी भी नहीं हटा है, ये लेख में लिखा हुआ। देखो सरकारें भी, और सुनो, सरकारों के ऊपर भी इन्होंने बड़ा अच्छी टिप्पणी करी। बोले जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो प्रयागराज के अंदर कह दिया कि आसपास के क्षेत्र में मांसाहार की दुकानें नहीं होंगी, जबकि हनीफ कुरैशी का केस सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर मांसाहार की दुकानें हैं और किसी का आजीविका का व्यवसाय है और वो अनुच्छेद कुछ भाई राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 के अंदर है, तो तुम उसका व्यवसाय नहीं छीन सकते। और कुरैशी समाज का काम बचपन से लेके बड़े होने तक होता है मीट काट के बेचना। तो इनका कहना है कि बताइए, सरकारें भी इस चीज के खिलाफ है। जब भी कोई ऐसा उत्सव होता है तो सरकार कहती है कि मीट की बिक्री में रोक लगा दो। तो इन्होंने बड़ा अच्छा बात लिखी एडिटोरियल में, पहली लाइन पढ़ो कि सरकारें भी मांसाहार को अशुद्ध मानकर हटाने, ढकने आदि के आदेश देती है। तो ये जो मांसाहार से मुद्दा छोड़े हैं वो ऊंच नीच वाला मुद्दा बना दिया है। तो ये एडिटोरियल के बारे में इन्होंने कवरेज करी, ठीक है। सरकार ने टिप्पणी करके चुनाव के टाइम पे लोगों को याद दिलाया कि देखो ऐसी सरकार को वोट मत देना जो मांसाहार पर बैन लगा देती। ये छिपी हुई बातें एडिटोरियल, ठीक है। ध्यान रखना, ये मुद्दे चल रहे हैं। अब बस ये लास्ट मुद्दा है, इसको और देख लीजिए। दो तरीके के आपके ट्रेड जोन बन रहे हैं रेलवे के। कहां से कहां तक बन रहा है? तो भैया ये देखो, सबसे पहले भारतीय रेल का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। अभी तक 400 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं जिनको आप बोलते हो फ्रीट एक्सप्रेस। फ्रीट का मतलब मालगाड़ी। तो भैया जो वाहन लेके जाती थी उसकी वजह से 30 मिलियन कार्बन उत्सर्जन बढ़ता था। अब उस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार ने मालगाड़ी का रूट डिसाइड कर दिया। इसने दो इस तरीके के कॉरिडोर बना दिए हैं जो कि स्टार्ट होंगे लुधियाना से चल के, एक जाएगा दनपुरी तक और दूसरा जाएगा वसई रोड तक। इन्होंने नॉर्थ में कहीं भी सामान जाना है ये बात बना दिए। दूसरी बात, ये करीब करीब 18 वर्ष में लगभग तैयार होगा। और इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी से 90% तैयार कर दिया, यानी जो प्रस्ताव आया था 18 वर्ष पहले उस प्रस्ताव को टाइम से पूरा हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन अपना सामान कहाँ से भेजते हैं? ट्रेन से, रोडवेज से, एयरवेज से, कहीं से तो भेजते होंगे। सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये जो लुधियाना से मार्ग शुरू हो रहा है, आप भी प्रयास करिए कि हम डिब्बों की संख्या बढ़ाएंगे, आप अपना सारा सामान हमारी इन ट्रेनों से भेजा कीजिए। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। अभी नॉर्थ के अंदर ये जो लुधियाना से लेकर के राइट हैंड वाला जो मार्ग है जो दनपुरी तक जाएगा, ये हमने करीब पूरा कर लिया है। यहाँ सोननगर तक, बिहार तक। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको और पढ़ लीजिए एडिटोरियल को। 1337 किलोमीटर का पूर्वी मार्ग तैयार हो रहा है। पश्चिमी मार्ग 88% करीब तैयार है। और पूर्वी मार्ग की बात करें तो लुधियाना से लेकर के कहाँ जाएगा? सोननगर तक। ये पीसीएस में क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी रेलवे मार्ग जिसकी दूरी 1337 किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? तो दुमकुनी तक प्रस्तावित है। बन कहाँ तक चुका है? तो भैया लुधियाना से सोननगर। सोननगर बिहार में है, लुधियाना सबको पता है कहाँ। दूसरी बात ये आ जाइए कि पश्चिमी बना रहे हैं। बेटा पश्चिमी वाला जो है वो जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल से दादरी यानी बॉम्बे से होते हुए कहाँ तक जाएगा? अभी पश्चिमी गुजरात के पालनपुर तक तैयार हो चुका है। ये ध्यान रखना। एक कितने परसेंट तैयार हो गया? नहीं दिया, 1337 बस लिखा है। एक 88% तैयार हो चुका है। 480 गाड़ियां तक बढ़ा देंगे।
अभी 300 या 400 गाड़ी के आसपास चलती है, गति रहेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की। और ये याद रखिएगा, पहले मालगाड़ी को हर 5 किलोमीटर पे एक हाल्ट पे रुकना पड़ता था, वेरीफाई होता था, रुकता था, हर 5 किलोमीटर पे एक हाल्ट आता था। तो सोचो वो अगर बरेली भी जा रही है तो 3 घंटे में पहुंचती थी, धीरे 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 धीरे। अब उस हाल्ट को कर दिया है 55 से 60 किलोमीटर पे एक बार। तो ये बढ़िया था कि आप यहाँ से सामान ला रहा, सीधे बरेली हाल्ट पर रुकेगा, फिर वेरिफिकेशन हो गया, जो भी हो फिर आगे बढ़ जाएगा, और डिजिटल वेरिफिकेशन होता है। तो ये काम इन्होंने अच्छा करा है। याद रखिएगा, इनका औसत है कि हम 457 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दें। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने लक्ष्य रखा है। ये मैप अपने दिमाग में रखिएगा, ये मैप है, इन्होंने ये कवर करने का प्रयास करा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं दूसरे लेवल के क्वेश्चन, इन वाले प्रश्नों। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इन दो के अंदर एडिटोरियल जो निकलते हैं, उन एडिटोरियल से आपकी समझ बढ़ जाती है। ठीक है, और कल को आप अगर पढ़ोगे अखबार में या कोई पेरेंट्स भी पूछ लेते हैं तो आपके लिए आवश्यक ऐसी चीजें पढ़ना। इसका उत्तर दीजिए, शुरू करते हैं। क्या नाम है इस उत्तर का, बताओ इसका क्या? वेरी गुड बेटा। वैसे आप एक पते को दस्तलिक को भूल भी जाओ, लेकिन आज के बाद आप दस्तलिक कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर आपने विश्व का नक्शा पढ़ा है तो बेटा आज से बिल्कुल याद कर लो कि उज़्बेकिस्तान के अंदर एक शहर है जिसका नाम ही दस्तलिक है। आप तो नहीं भूलोगे, उज़्बेकिस्तान के अंदर एक शहर है जिसका नाम दस्तलिक है। बेटा ये रहा उज़्बेकिस्तान बना हुआ, याद रखना। भारत से मोटरसाइकिल लेके कहीं मत रुक गए तो आराम से मोटरसाइकिल इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जस्ट बगल में उज़्बेकिस्तान तक की मोटरसाइकिल से जा सकते। ये बात ध्यान रखना है। यानी कि इंडिया शेयर करता है लैंड बाउंड्री, शेयर तो नहीं करता लेकिन दूसरे देशों के माध्यम से जाकर के आप जा सकते हो, बिल्कुल एकदम शेयर नहीं करते। शेयर तो हम पाकिस्तान से करते हैं, अफगानिस्तान से भी कर लेते हैं, खैबर पास वगैरह से। तो बेटा ध्यान रखिएगा, उज़्बेकिस्तान के अंदर जो शहर है उसका क्या नाम है? दस्तलिक। बेटा इसीलिए एक्सरसाइज है, ये दस्तलिक जो है उसके पास में कोई सागर लगता है, तो बेटा ये मत भूलिएगा, ये जरूर है वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से। मुझे लग रहा है वेद प्रकाश से लेकर ईंट रखवानी पड़ेगी, तभी रुक जाओ। वेद प्रकाश जी, ईंट ले आइए, रख दीजिए, दरवाजा बंद है ना। चलो बेटा ये याद रखना, इसके पास में कौन सा सागर लगता है? अरल, ARAL, अरल सी लगता है बेटा। ये अरल सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और नीचे अरेबियन सी, ये सारे सी जो आसपास के हैं ना, इन पे एक पहली नजर रखना। इस बार सोमालिया की लूट से भारतीयों ने बचाया, फिर चाहे वो होर्मुज घाटी के पास में जो गल्फ है और पर्शियन गल्फ है, ये सब आपको यूपीएससी तक में देखने को मिलेंगे और पीसीएस में भी मिलेंगे। फिर मत कहना कि बताया नहीं। याद रखना जितने भी सी हैं उन पे थोड़ा सा अच्छे से नजर रखें। आप सुनो, एक सरकार की परियोजना और है, उसके बारे में भी एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो। तापी परियोजना सुनिए, तापी बेटा ये परियोजना और सुन लो। तापी कुछ नहीं है, उज़्बेकिस्तान का मुद्दा पीछे कवर कर लिया। इससे जस्ट पहले आता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया यहाँ से प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन डाल रही है ताकि वो सीधे सीधे इन राज्यों से प्राकृतिक गैस ले सके। इसी परियोजना को 2016 में सरकार ने बोला था, बीच में रोक दी थी, 2023 में पुनः शुरू कर दी है, अभी बनी नहीं, प्रस्तावित है। इसी परियोजना के पहले लेटर उठाओगे तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तो बोला जाता है तापी परियोजना। भूलोगे कभी, लैंड के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। इसी के बगल में उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान में कौन सी एक्सरसाइज होती है? दस्तलिक। क्यों होती है? क्योंकि दस्तलिक नाम का शहर जो है वो उज़्बेकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तो मानेगा क्या नहीं, पाकिस्तान में क्यों डाले थे? मानेगा क्योंकि इसी पाइपलाइन से पाकिस्तान को भी नेचुरल गैस की सप्लाई हम बीच में देंगे। आप ये सोचिए उनका एक रुपया नहीं जा रहा, बाकी देश तो अफगानिस्तान कह रहा है कि आप निकालो, इस परियोजना में हम आपको सब्सिडी या थोड़ा और देंगे, डेवलपमेंट होगा। लेकिन पाकिस्तान को तो फ्री मिल रहा है। बुद्धि लगाओ ना, आपके घर से बत्ती बाहर जा रही हो और आपके घर से नहीं कहते हैं आपको बिजली नहीं देंगे तो आपको ऑब्जेक्शन हो, आप आए दिन घटिया डाले उस पर। लेकिन हम तो कह रहे हैं भैया अपने सारे बल्ब जला लेना, जनरेटर चला लेना, दे देंगे तुम्हें, या फिर हमसे आप खरीदोगे तो हम हमेशा आपको इतने साल तक 50% रेट पे देंगे। तो ये चीज़ भी तो समझिए। मेन प्रॉब्लम ये है फ्री हो जाएगी इनको, फ्री हो जाएगी इसे फ्री में देंगे कुछ साल तक के एग्रीमेंट में। और आपको इतनी चिंता पाकिस्तान की क्यों हो रही? मैं पूछ रहा हूँ शहबाज शरीफ के रिश्तेदार है आप? नहीं घुमा सकते ना, घुमा सकते हैं, नेपाल से ले सकते हैं, चीन से। लो आप इस परियोजना के बारे में पढ़ सकते हो, बता दिया आपको। अफगानिस्तान पाकिस्तान तक ले जाने के लिए इसको पढ़ लो एक बार, बता फिर पढ़ो फैसला लो। बता मतलब ये क्या करना
पता चले दूसरे पाकिस्तान से। और बहुत दूसरा बहुत समस्याएं हैं, लड़की दिखा के लड़का कहते थे पाकिस्तान से, कहीं तुमको सीमा हैदर बीमा हैदर हो जाए, तुम्हारा बीमा कराना पड़े, झांसे में ना आए, है ना। देखो सचिन सर होशियार, दूसरे रूट से ले सकते हैं ना, नहीं दूसरे रूट से कहाँ दुश्मन देश है वो। दूसरे रूट से हम क्या ले रहे हैं, हमें चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, वो हम अपने इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सी से ट्रेड कर सकें। और आप कहाँ पाइपलाइन डालोगे बताओ, तो समुद्री मार्ग से डालोगे 3 गुना खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा। 1000 रुपए आपके खर्च हो रहे 10,000, बताओ क्या करोगे 10,000? एक ही बार को लगाना ना। एक ही बार तो कराना है, सरकार का राजस्व अफेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात और देशों को फायदा पहुंचा रहा है। एक तो इंडिया वैसे अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है। 816 किलोमीटर की मान के चलो करीब करीब पाइपलाइन है जो अफगानिस्तान से होकर गुजरेगी, उन्होंने रूट डिवाइड कर रखा है। या फिर दूसरी बात ये भी, अब आप सोचो कि अगर कल को हम इस डेवलपमेंट फेज में कर रहे हो और दूसरी हमारे पास कोई बढ़िया प्रपोजल आ जाए किसी और देश का, बीच में रोकनी पड़ेगा तो हम निकाल तो लेंगे पाइपलाइन। चलो देखो समझ गए बजा। 1800 किलोमीटर कनेक्शन 2016 में तापी परियोजना, याद रखना। उज्बेकिस्तान की बात करें तो याद रखिएगा ये जो 10 मिनट एक्सरसाइज है वो शुरू कब हुई थी 2020 में, और 2020 में पहला संस्करण था। 2024 के अंदर इसका कौन सा संस्करण है, 5। लास्ट ईयर 2023 में जो चौथा वाला था बेटा वो पिथौरागढ़ में हुआ था। पिथौरागढ़ याद रखना, उत्तराखंड की राजधानी 2 है। गैरसैंण सुना आपने, गैरसैंण उत्तराखंड की 2 राजधानी बन चुकी है। वेरी गुड। जिस प्रकार से जम्मू की 2 राजधानी, वैसे इसकी भी 2 राजधानी। उसमें भी सर्वे जल्दी का होता है। सही है। अरे ऐसा होता है स्टेट के अंदर, क्या होता है जम्मू कश्मीर में कि सामान उठा करके जो अधिकारी होते हैं वो 6 महीने उधर वाली कोठी में रहते हैं, 6 महीने इधर वाली कोठी में रहते हैं, अदला बदली होते थे। और भयानक अदला बदली देखने को मिली थी 3 दादी के केस में। और 13 को नहीं समझ पढ़ाई लिखाई में फायदा था। तो 15 से 28 अप्रैल तक एक्सरसाइज होगी। आज 16 है तो आज पहले दिन इनका फोटो आ गया होगा अखबार में, देख लो। चलो हाँ बैक कर लो भाई, लो बैक कर लो, लिख लो। याद रखना 2023 पिथौरागढ़, 2023 पिथौरागढ़। क्या बात है, ऐसी एक्सरसाइज करते थे थोड़े थोड़े क्या हो रही है नहीं हर बार एकदम ये हो बढ़िया। 2 बार 2 काम पूछी तो अभी समझो ये निकाल हाँ लिख लें तो बताइए। कुछ और एक्सरसाइज का चार्ट दिखा दें आपको, जिसके अंदर आप देख लेंगे गरुड़, पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, पर देख लो। सैन्य अभ्यास, एक ऑकुस होता है, ऑकुस वाला जानते हो? ऑकुस अभ्यास नहीं, ऑकुस जो है वो 3-4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। चलो ऑकुस वैसे चर्चा में था, मैं अमेरिका के रिश्ते पढ़ाता हूँ तो ये जरूर बताता हूँ। याद रखना गरुड़ इंडोनेशिया की चार्ट आप देख लो। ये चार्ट को मैं आपको इसलिए फ्रीज कर रहा हूँ, ये चार्ट मैं आपको डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा। ये शक्ति फ्रांस का है, सूर्य किरण नेपाल का है, युद्ध अभ्यास यूएसए का है। जो भी हाल फिलहाल में होंगे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब यूपी पीसीएस को ये पता है, करंट वाला तो सब पढ़ लेते हैं। तो वो बहुत चालाक हो गया ना, वो कूट मिलान में दे देता है। अब कूट मिलान में इनको याद करने के लिए सबसे सस्ता तरीका बता रहा हूँ, यूट्यूब खोलना, सारी सैन्य एक्सरसाइजों को ट्रिक से याद करो। तो एक महात्मा गांधी करके जी के महात्मा गांधी ट्रिक्स खुल जाएगा, वो फालतू की बातें तो करेगा लेकिन मैं ट्रिक से याद करा। हाँ यही जानना तो ये सब देख कर मेहनत करो। तो ये सब याद कर लेना बेटा कि सूर्य की किरण कहाँ निकली, कैसा क्या है श्रीलंका के अंदर। चलो ये बहुत बढ़िया। हाँ ये बताइए बोला गया है कि विधि बनाते समय आध्यात्म को ध्यान से सुनना, विधि बनाते समय आध्यात्म को मस्तिष्क में रख के विधि निर्माण करना चाहिए। ऐसा किस किताब में बोला गया जो कि डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा लिखी गई है? इसका विमोचन किसने करा? लॉन्चिंग बेटा अगर इसका आंसर आप बोल रहे हैं जगदीप धनखड़ तो इसके पीछे कोई और लॉजिक? हाँ बताओ। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, जगदीप धनखड़ जी हैं इसके लिए, जो हमारे देश के क्या है उप राष्ट्रपति, साथ में राज्यसभा के चेयरपर्सन। बेटा ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इस पे 2 प्रश्न दिख रहे हैं मुझे। पहला, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका हो जाएंगी भाई सीमा सिंह और साथ में प्रोफेसर रमन मित्तल। दूसरा ये दिख रहा है कि डॉक्टर सीमा सिंह और राम मित्तल के द्वारा लिखी पुस्तक इनमें से कौन सी है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये इसका विमोचन किसने करा? तो ये तीनों बातें अगर इस प्रश्न को पढ़ के आपके मस्तिष्क में नहीं आ रही हैं तो फिर कोई बात नहीं है, 5 साल के अंदर एग्जाम निकलते हैं लोग। इसी साल निकालना है तो बुद्धि एक्टिव रखो, ठीक है, ध्यान रखना। चलो भैया गया सर। जगदीप धनखड़ लिखा हुआ है, किताब किसने ओपन करी भैया? किताब लिखी और विमोचन वाली है। बढ़ जाए आगे।
चलो भाई, ये बता ये जिस भारतीय को नहीं पता, हाँ जिस भारतीय को नहीं पता, आज जाने दो, मैं कहने वाला था विजिट ही नहीं कर रहा था कि अरे पता नहीं तो क्या होगा, क्योंकि कुछ ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन विजय है ना, आपको पता होगा गोवा के लिए चलाया गया था दिसंबर में 1961 के अंदर, तो गोवा को वापस लिया था। देखो सियाचिन ग्लेशियर जो है इस पर कोई युद्ध नहीं किया, सियाचिन में फोर्स गई, उसने पहले अपना झंडा लगा के क्लेम कर लिया कि ये हमारा है, वरना ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो अगर ये लोग कवर कर लेते तो वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच पाते। अब कितनी ऊंचाई पे पहुंचते, क्या है सियाचिन, आओ समझते हैं। और सियाचिन कहाँ पर है, लद्दाख में, ये मत भूलिएगा, ठीक है। अब जरा देख लीजिए बेटा, सियाचिन ग्लेशियर में पहला ऑपरेशन आज से 40 साल पूर्व में चलाया गया था। किस डेट में ऑपरेशन चलाया था, 13 अप्रैल 1994। ये कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, लद्दाख में। इसकी बेटा ऊंचाई कितनी है, 20,000 फीट। कौन सी रेंज में पड़ता है, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में, याद रखना। हिमालय आपने पढ़े होंगे ना, काराकोरम रेंज आती है सारी, 4 तरीके की हिमालय होते हैं, कहाँ से हिमालय होता है, ठीक है, बटेल हिमालय होता है, बिल्कुल सही, आपने हिंदी में याद करे होंगे सर, बृहद हिमालय है ना, नवीन हिमालय, और उसमें दून और क्या कहते हैं ये दून और द्वार वाले आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी। अब ये सब सबसे ज्यादा पता है ये माउंटेन रेंजेस आपको कौन से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप कभी सीडीएस दो या आर्मी के एग्जाम दो, उसमें ज्योग्राफी के अंदर आपको नुब्रा वैली, जैसे इसके अंदर मैंने जैसे नीचे लिखा है यहाँ पे, हाँ नुब्रा नदी जो है वो बहती है, तो नुब्रा घाटी में ये पूरी काराकोरम रेंज के पास स्थापित है। ये नुब्रा वाला क्वेश्चन सीडीएस का है, वो भी यूपीएससी कराता है, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे यूपीएससी के कई पुराने एग्जाम है, कोई अगर सोचता हो यूपीएससी के साथ कौन से लगाए, तो आप एफकेट लगा सकते हो, तो सॉरी एफकेट तो उसका हो गया एयरफोर्स का, और एसीएफ लगा सकते हो, असिस्टेंट कमांडेंट का, उसके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक आइडिया मिल जाएगा। सीडीएस देख सकते हो, लेकिन सीडीएस वन लाइनर पैटर्न पे होता है, ये पहले समझो, ठीक है। तो ये काराकोरम रेंज में है बेटा, कौन सी घाटी में, नुब्रा में, ये देख लो। अगर तुम ऐसे नहीं देख पा रहे हो कि ये कहाँ पर स्थापित है, तो ये याद रखना 5 अगस्त 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू बना, एक लद्दाख बना। लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं रखा गया, ये ध्यान रखना, इसलिए लद्दाख को अनुसूची 6 में जोड़ने के लिए भाई आपको पता है ना, सोनम वांगचुक क्या प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा में तो तुम रख लीजिए, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया हम नहीं बनाएंगे विधानसभा, और जम्मू कश्मीर की विधानसभा कब बनाएंगे इसकी डेट नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगा के कैपिंग दे रखी है 30 सितंबर। अगर वो 30 सितंबर ना दी होती तो जम्मू कश्मीर में 6 साल से तो सीएम देखने को मिला नहीं है, और ना ही कोई लोकल लेवल के पंचायती चुनाव, म्यूनसिपैलिटी चुनाव हो रहे हैं। अगर ये समस्या बढ़ गई तो फिर जम्मू कश्मीर पे होल्डिंग तो वैसे ही, और केंद्र शासित प्रदेश बनाया क्यों, क्योंकि उसकी वजह से राज्य को मिलने वाला जो अपनी इंडिपेंडेंस होती है उस पर लगाम लग जाता है, केंद्र के सीधे सीधे कंट्रोल में आ जाता है। एग्जाम्पल दिल्ली, दिल्ली का सीएम कितना कमजोर है, देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना ये इस जगह पे लोकेटेड है, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई के साथ, ये काराकोरम रेंज आ जाती है, ये लद्दाख में पूरी तरीके से, और यहाँ से हम चीन पे भी नजर रखते हैं, पाकिस्तान पे भी नजर रखते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसलिए हमारे लिए स्ट्रेटेजिक भूमिका निभाता है ये सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर की वीडियो देखा करो यूट्यूब पर, 30 सेकंड के जो शॉर्ट होते हैं, खाना जम जाता है, आलू तोड़ते हैं ऐसे करके हथौड़े से, अब तो वहाँ पे पहली बार फातिमा वसीम नाम की डॉक्टर महिला, उनकी नियुक्ति कर दी गई, पहली मेडिकल अफसर जो है जो वहाँ सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी सेवाएं देंगी, महिला डॉक्टर। बड़ी सम्मान की बात है, महिलाओं के इतना दम होता है, कहीं कुछ भी कर देती है, तो मेडिकल लाइन में, ऊपर से अकेली महिला, ऊपर से सियाचिन पे, एक और भी नहीं अभी रिसेंटली मेरे घर से शादी की है। हाँ अब ये बताओ, बाजार जो है वो आवास विकास चौराहे पे आए, आवास विकास चौराहे पे आने के बाद उन्होंने 10 रुपए के आलू लिए, तो दुकानदार ने कहा ये पकड़ो भैया, ये धोना है, उसका पत्ता जैसे बरगद वगैरह के बड़े वृक्ष आते हैं, मतलब ऐसे पत्ती जो होती है, मतलब पीपल पीपल वगैरह बना लेते हैं लोग, तो उसने धोना दिया, ये क्या बोले हैं, मुझे पैक करके ले जाना, मुझे पिन्नी दे दो, पन्नी नहीं पिन्नी दे दो, क्योंकि इनकी भाषा में आज आ रहे चलो, तो बोले पिन्नी दे दो, तो दुकानदार ने कहा पिन्नी तो भैया मत लो, तो इन्हें पिन्नी ले ली। अब वो पिन्नी ये घर पे ले गया, इन्हें पिन्नी थोड़ी फेंक दी डस्टबिन की जगह घर में। अब पिन्नी मुड़ के जो है वो पड़ोसी के यहाँ चली गई, अब पड़ोसी के यहाँ से पिन्नी चली गई गैया के पेट में, और गैया के पेट के बाद में वो पिन्नी उसने गैया ने निकाल दी गोबर के माध्यम से। तो ये औसत लगाया जा रहा है कि पर डे एक व्यक्ति पर डे 8 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट जमा करता है, लगा लो। ये इनकी रिपोर्ट है भैया, अर्थ एक्शन वालों की, मेरी मैंने तभी तो आपको घूम के कहानी बता दी, मैं सीधे कहता बाजार 8 किलो कर रहे हैं, आप मानते ही नहीं। अब भैया इनकी जो रिपोर्ट आई है वो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप वो चीजें नहीं समझ रहे हैं। अब देखो कई सारे ऐसे उत्पाद आते हैं, जैसे तुमने अंडर चिप्स में खाया तो वो भी पिन्नी है, अब तुम्हें पता चला कोई चीज वो भी पिन्नी में, तुमने चावल का आज कट्टा खड़ा वो भी पिन्नी है, तो इनका
हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया पिन्नी तो खा भी नहीं रहा है, पिन्नी वेस्ट कर रहा है। तो आसपास की ट्रांजेक्शन में इन्हीं की रिपोर्ट। बेटा स्विट्जरलैंड की कंपनी है, लो लिखो। एक बार तुम लोग खुद इसमें रिसर्च कर लेना। मैंने इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करा, मेरा भी रिएक्शन ये था कि अपशिष्ट में 8 किलो, लेकिन निकला। तो भैया ये देखो, ये अर्थ एक्शन की रिपोर्ट आई है, वो लिखा है 8 kg पर पर्सन। स्विट्जरलैंड की कंपनी, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न, BER है। बेटा जेनेवा कहाँ स्थापित है? स्विट्जरलैंड में। कोलोनी कहाँ स्थापित है? स्विट्जरलैंड में। याद रखना, स्विट्जरलैंड से बड़ा प्रेम है, और स्विट्जरलैंड जाना जाता है स्विस बैंक के लिए, जहाँ मर जाएंगे लेकिन हम ये नहीं बताएंगे काला धन किसका है, उनकी पॉलिसी होगी। तो ऐसी स्विट्जरलैंड की कंपनी है अर्थ एक्शन। 2024 में 220 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट एक्सपेक्ट किया गया था। याद रखना, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, विश्व में सबसे ज्यादा पिन्नी कौन उड़ा रहा है? चीन। और अपने भारत में सबसे ज्यादा पिन्नी कौन उड़ा रहा है? महाराष्ट्र। तो ये राज्य की जानकारी आपको होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, लेकिन अच्छा लगता है पढ़ने के बाद में कि अच्छा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर डिपेंडेंसी, अब इनके यहाँ कोई दूध या दूध लेके जाता है नहीं जाता होगा, पिन्नी में दूध जा रहा है, पिन्नी का क्या कर रहा है? डस्टबिन में जा रही है, और डस्टबिन इतनी खट्टी हो गई, भैया आ गया। अब वो पिन्नी जा रही है जानवरों के पेट में, लेकिन वो रिसाइकिल नहीं कर पा रही, क्योंकि 800 साल तक गलती नहीं है, पशु खा के गल जाएगा लेकिन पिन्नी नहीं गली। तो भैया इस वजह से सरकार ने कहा हम 10 माइक्रोन की पन्नी लाएंगे। अब 10 माइक्रोन की पन्नी गलने की क्षमता में तो कम है, लेकिन अब वो इतनी कमजोर है, आलू लोगे तो आलू जमीन में आ जाएंगे, पिन्नी का एंटी निकल ले जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है कि भारत में इससे कैसे निपटें। तो अपने घर से एक थैला लेके जाओ, जूट के बने हुए। इसमें एक उत्तर का मेंस में उसमें बड़ा अच्छी बात लिखी थी कि बिहार में जूट पाया जाता है या पश्चिम बंगाल में जूट पाया जाता है। लोगों से आग्रह करिए कि वो जूट जैसी चीजों के उत्पाद को प्राथमिकता दें, उनके बने थैलों को सरकार प्रोडक्शन में लेके आए, खादी के थैलों को लेके आए, लेकिन ये पन्नी को बंद। हाँ वो तो महंगे होंगे तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपना थैला ले लीजिए, उसका सस्ता विकल्प लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दुकानों पे ये कंपल्सन कर दें कि आपको आइटम 10 वाला 30 में मिलेगा, अगर आप थैला लेके नहीं आएंगे। आप ले जाओ, हाथ में ले जाओ, 30 का मिलेगा, महंगा पड़ेगा तो इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। मतलब इनकी बात भी ठीक है। और दूसरी बात है उसमें सस्ते विकल्प हैं, जैसे ये बात कह रहे हैं जो आपने देखा वो कपड़े के भी तो आते हैं, कपड़ा ले लो, जैसे मॉल के अंदर 6 रुपए का एक मिलता है डी-मार्ट के अंदर, है ना, रंग बिरंगा वाला। अरे फिलहाल सबसे बढ़िया घर से वो जो नाना वगैरह तुम्हारे जो थैला लेके जाते हैं, जो लगता है कि काट के बनाया है, इसमें नीले रंग की 2 स्ट्रिप व्हाइट कलर का ऑल राउंडर, जिसमें बारिश हो जाए अपना सिर भी डाल के ऐसे करके भीगोगे नहीं, वो वाला खरीदो और मस्त रहो। कोई जरूरत नहीं तुम्हें अलग से झूठ और मेज उगाने की, है ना। चलिए भैया आ जाइए, इसके बारे में बताइए। अब देखो इसकी तो ट्रिक है मणिपुर। वजाहत, अगर इसका उत्तर मणिपुर दे रहे हो तो तुमने लूसेंट भी ठीक से नहीं लगाई। बेटा किसी भी प्रकार का बिहू आ जाए, किसी भी दुनिया में बुहाग पशु भाग पशु उच्च बिहू नीच बिहू, किसी भी प्रकार का बिहू आ जाए, वेरी गुड, ऑलवेज टिक असम, ऑलवेज टिक असम। यहाँ पर बिहू एक जैसे नहीं होते, बिहू 3-4 प्रकार के होते हैं, जो शुरू के 3 माह में बनाते हैं और एक उतरते हुए महीनों में बनाते हैं, तो उससे ही अलग अलग बिहू कहते हैं। मणिपुर पुलिस में भर्ती आएगी। हाँ भर दो, उसमें आपको विशेष दर्जा भी नहीं मिलेगा, फॉर्म नहीं भर पाए सर। वैसे पुलिस में होता भी नहीं। हाँ आसाम पुलिस में, मणिपुर पुलिस में, त्रिपुरा पुलिस में डाल लेते हैं, फॉर्म नहीं भर पाए। और इसमें देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे संबंध में थोड़ा इतना है कि इसमें आप जाने, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि मणिपुर पुलिस जो होती है वो मारती बहुत है। लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, सीखो। वजाहत यूपी वाला एग्जाम माना कि लीक हो गया, और राज्यों के एग्जाम दे दो, कौन कह रहा है तुमसे मणिपुर जाओ, लेकिन ये भी ठीक है, त्रासदी जितना दूर है उतना चल दे दो। बेटा इसमें मैंने आपको कई बार बताया कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम तेजस है, उसको खरीदने, वेरी गुड, इसको बनाने का 6500 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। बेटा यही याद रखिएगा, 65,000 करोड़ का जो टेंडर है वो सरकार ने जारी कर दिया। ये पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित होगा। याद रखिएगा LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये किसके उसमें बनाया गया? तो बेटा MiG 21, MiG 23, MiG 27 और भी वेरिएंट है, लेकिन मेन MiG 21 था। MiG 21 को क्या कहा जाता है? उड़ता हुआ ताबूत, विडो मेकर। MiG 21 को कब बंद कर दिया गया? तो सर MiG 21 को बंद कर दिया गया 3 अक्टूबर की डेट में, अभी इसी वर्ष में 2023। और क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि 400 उड़ानों में 200 तो लोग मार दिए उसने, खुद के जो बैठे हैं, दूसरे नहीं। समझ गया? तो MiG 21 को, और बेटा याद रखिएगा MiG 21 को बहुत समय भी हो गया, इसे हमने
कब मांगा था? तो जब 1962 की बात में लिया था, 10 साल तो चला नहीं पाया क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग एक्सपर्ट नहीं थे। तो याद रखिएगा 65,000 करोड़ का टेंडर मिला है। इस कंपनी के बारे में जान लीजिए, ये कंपनी की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। इतना याद रखना, ये हिंदुस्तान का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसमें शायद मेंशन होगा, बेंगलुरु में। ये दो बातें प्लीज मत भूलना कि ये स्थापना 1940 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। और एच है दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में है, यानी कि पब्लिक कंपनी, यानी आप समझ गए ना, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट लिमिटेड एंटिटी, प्राइवेट मतलब तुम्हारी निजी। उसका 51% कोई और ले लेगा, उसकी हो जाएगी, सरकार ले लेगी तो सरकार की हो जाएगी। बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड कंपनी का। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं ना, ये प्रश्न मिल जाते हैं। और अभी तो जब इसे बजट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, तो बजट से मैं कंपेयर करूंगा कि सरकार इतना इतना बजट में से इतना हिस्सा तो निकाल देती है, तो ये बजट बनता है जाकर के, उसमें एस्टीमेट कैसे लगाते हैं। आपको बजट बनाने की प्रक्रिया में बहुत डिटेल में बनाई थी, हलवा सेरेमनी से लेकर अंडरग्राउंड बंद करने से लेकर सब बताया था। अब उसके आगे का प्रोसेस जो जानोगे वो बहुत बढ़िया है कि बजट डिसाइड होने के बाद खर्च कैसे कैसे करते हैं, ये बहुत बढ़िया है। आपको पता होगा कि मालदीव कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किस जगह पे जाके फोटो खिंचवाते हैं? लक्षद्वीप पे। बेटा लक्षद्वीप पे जब हमारे देश के पीएम ने फोटो खिंचवाया तो उसके बाद मालदीव की ये स्थिति हुई कि उसने बड़ा क्रिटिसाइज करा कि कुछ है क्या, भारतीय आते हैं और भारतीय ऐसे होते हैं और फलाना ढिमाका, बहुत गंदी गंदी टिप्पणियां करी। मुजिजू ने, है ना, मुझे वहाँ के वो जो भी है प्रेसिडेंट है, मुजिजू जो भी हो, तो असल में वो भारत विरोधी है। जबकि भारत ने अपने हेलीकॉप्टर वगैरह 5-6 और उसके साथ में सेना वगैरह पे दे रखी है कि भैया लोग हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मुजिजू को ये बात समझ में नहीं आई। और बीच में पता क्या लिखा रहते हैं? दूध और अंडा, एग दे दो, एग दे दो, हमें ब्रेड दे दो, ब्रेड और एग की भीख मांग रहे थे। फिलहाल अच्छी बात ये कि बेटा जो मालदीव है उसका टूरिज्म लेवल पहुंच गया नंबर 6 पे, जो कि नंबर 1 पे था, क्योंकि अब भारतीय जाने लगे लक्षद्वीप स्वदेशी लाभ योजना के अंतर्गत, यानी वही अपने भारत को डेवलप करो। अब एक और काम कर दिया है शुरू, लक्षद्वीप में लोगों को समस्या ना हो ऐसी कौन सी शाखा बोल गई? तो ये कीर्तिमान रहती है HDFC बैंक, वो ये कह रहा है। हाँ क्या हुआ? तो लक्षद्वीप में जाकर के इन्होंने अपनी शाखा और खोल दी। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया अब ताकि अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी आए या लोकल से लोग जाएं तो उनको प्रॉब्लम ना हो, हम बैंक की शाखा भी डाल रहे हैं। लक्षद्वीप को डेवलप करने का मिशन सही है, क्योंकि देखो समय चलते ना, मालदीव हो गया, ये जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जब ये पड़ोसी आपसे 1 मंजिल ऊपर बनाए, आप 4 मंजिल ऊपर बना दो, उससे 20 साल आगे एडवांस चलो, तभी मजा आया। तो हम यही कर रहे हैं, हम लक्षद्वीप को 100 साल तक का जितना मालदीव से पैसा जा रहा था वो लक्षद्वीप करेगा, सीधे सीधे। कुछ डिसीजन तो सरकार के बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत बढ़िया काम करा। और उसमें भी कौन साथ दे रहा है? HDFC। तो बेटा HDFC, अब HDFC के बारे में जान लो, ये कंपनी थी बैंक 94 में, हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। कुछ लोगों को नहीं पता था, उन्होंने दिल्ली कह दिया था। चलो चलिए, तो बेटा चेयरमैन जो है इसका नाम है अटानु चक्रवर्ती, ठीक है। वैसे वो RBI वगैरह के हेडक्वार्टर आजकल पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यानी मराठी रिश्ते में तो कुछ लगता है। हाँ भैया, चर्चित सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये बड़ा प्यारा प्रश्न। शेन बेटा, इस सेनकाकू द्वीप को चर्चा पता क्यों है? चीन कहता है ये हमारा है, और सबसे मजे की बात है कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम जो आता है, ये उसकी एक रेंज होती है, जैसे 12-24-200 नॉटिकल माइल होता है, ऐसे ही हम अपने इलाकों की ये गणना करके अपनी मिसाइल की रेंज बताते हैं कि यहाँ तक कैलकुलेट करके प्रोटेक्ट करेंगे। तो चीन क्लेम कर रहा है हमारा है, जापान क्लेम कर रहा है हमारा है, अमेरिका और चीन की हमेशा बढ़ती है, अमेरिका जापान का साथ दे रहा है, लेकिन इसमें कोरिया का भी हस्तक्षेप है कि कोरिया वगैरह भी इस पे क्लेम करता रहता है। लेकिन अब मजे की बात सुनो, ये जो है वो किस जगह स्थापित है? तो बेटा स्थापित है प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थापित है? अब समझिएगा, प्रशांत महासागर पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। पहले इसको ये लिख लीजिएगा, ये प्रशांत महासागर में क्लेम किसके द्वारा कराया जा रहा है? जापान के द्वारा, चीन के द्वारा। अमेरिका किसका सपोर्ट दे रहा है? जापान का। वियतनाम भी कर रहा है। हाँ, वियतनाम भी क्लेम कर रहा है। बट अब ये आ जाए, ये देखो, प्रशांत महासागर 2 नहीं है। भारत का जो, अगर तुम बेटा ये ग्लोब लोगे तो ग्लोब को गोल करोगे तो प्रशांत महासागर एक ही है। तुम्हें 2 इसलिए दिखते हैं क्योंकि नक्शे को बीच से काट के फ्लैट कर दिया है, फ्लैट करके तुम्हारे सामने छाप दिया, वरना तुम्हें इस प्रोजेक्टर के पीछे जाके देखना पड़ता है कि देखिए क्या है। तो ऐसा तो संभव नहीं, अभी इतना 3D एडवांस नहीं हुआ कि यहाँ बीच में प्रोजेक्टाइल करके हम एक इमेज दिखाते हैं और बच्चों के सामने आ जाए, जैसा वो दिखाते हैं कि भविष्य में एडवांस अमेरिका फर्जी दिखाते हैं, उनके चल रहा हो। हाँ, हालांकि ऐसी इमेजेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे होलोग्राफी पता नहीं क्या करते हैं, 3D इमेजेस जो भी हो, है ना, होलोग्राफी।
तो बेटा आप समझो, सामने ध्यान दो, देखो लेफ्ट में उत्तरी प्रशांत महासागर, इधर आ गया प्रशांत महासागर। इसी महासागर के पास में अमेरिका भी दूर नहीं है, अमेरिका जापान बहुत पास है, एशिया के बहुत पास है, वही गोल वाला कंसेप्ट है। तो बेटा याद रखना, इसी प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, सिंगापुर। और अच्छे से समझने के लिए ये देखो, ये रहा जापान, ये जापान का क्लेम, ये चाइना का क्लेम, दोनों से लमसम दूरी बराबरी तुम्हें दिख रही होगी। तो बेटा इस बीच में जापान को सपोर्ट करके अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी का सिक्का चमकाने का प्रयास करता है। और ये वही जापान है, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त 9 अगस्त, लिटिल बॉय फेड बॉय। तो अब देख रहे हो, इसे कहते हैं कूटनीति में बदलते संबंध, बदलते रिश्ते। जबकि जापान ने को सफेद झंडा दिखाया था। जापान फेमस है द कंट्री ऑफ राइजिंग सन, सूर्य की सबसे पहली किरण यहीं पड़ती है। और भारत में कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। 2 घंटे का अंतर है गुजरात में, यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य को देख के उठे तो तुम गुजरात में 2 घंटे बाद उठोगे, क्योंकि 2 घंटे बाद ही चमकेंगे तुम। ठीक है, याद रखना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या नाम है भैया उस द्वीप का, अभी तो बताया। तो ये रहा द्वीप, इस पे 2 क्लेम है, और इसमें वियतनाम भी क्लेम कर रहा है, बहुत सारे देश क्लेम करते हैं जो आसपास में आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये चर्चा में आएगा। भारत भी कर दे, है भारत भी कर दे, क्या जी, क्या जी, भारत भी क्लेम कर दे। बिल्कुल सही है, भारत भी क्लेम करते हैं। और भारत की तरफ से अगर जिस दिन आप फॉरेन मिनिस्टर बन गए, उस दिन देश वो चीजें क्लेम कर देगा जो उसकी है भी नहीं, है ना। रसिया जाएगा और कहेगा बस ये है सब हमारी टेरिटरी है, भरो ट्रेन में सब। एक ट्रांजिट हमने बनाई लिया, पूर्वी मार्ग पश्चिमी मार्ग, भरो सब उसी वाली गाड़ी में। चलो इसका उत्तर दो बेटा। हाँ, इसका उत्तर बच्चा आईएमएफ कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका उत्तर है अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड। बेटा आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी सर, जब वर्ल्ड बैंक की हुई थी। दोनों की कब हुई थी, वेरी गुड, 1944 के दशक में इनकी हुई थी। और एक बात याद रखना, जुलाई माह में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, जुड़वा बहन बोला जाता है विश्व बैंक का। विश्व बैंक कर्जा देती है, आईएमएफ कर्जे को मॉनिटरिंग कैसे करती है, तकादे कैसे करनी है, नीति क्या होगी, रणनीति क्या होगी, ये सब तय करती है। आईएमएफ जो है वो इनके, आप कह सकते हो कि एक तरीके से मैनेजिंग ब्रांच है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की दोबारा से अध्यक्ष कौन बन गई, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। उनका कार्यकाल एक्सपायर हो रहा था, दोबारा बन गई। वर्ल्ड बैंक के कौन है, 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अजय बंगा अभी बने रहेंगे, तो करंट अफेयर में याद रखना। ठीक है बेटा, याद रखना, इसका उत्तर क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लो जरा ये पढ़ लो और लिख दो। क्या हुआ, बाजार चक्कर आ रहा है। बढ़िया लगता है बाजार, बढ़िया चला आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी वालों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, फंड माने कोष, मॉनेटरी माने मुद्रा। अब बेटा 1944 जुलाई में इसकी स्थापना हुई थी। डेट इसलिए नहीं है क्योंकि 1944 में आधिकारिक रूप से नहीं बना था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसका जन्म हुआ, क्योंकि सभी देशों की गिरी हुई अर्थव्यवस्था को विश्व युद्ध से उभारने के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ का निर्माण किया गया था। लेकिन उभारने की तो छोड़ो, ये कैपिटल इकोनॉमी यानी कि जो अमेरिका है उसकी व्यवस्था था कि अभी सब गरीब है, अभी सबको पैसा चंदा बांट दो, बाद में ब्याज बैठ के खाएंगे, दुबई जाएंगे। तो बेटा यही होगा। और दूसरी बात यह है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बेटा एक मजेदार इस चीज में और निकली है, भारत साइबर अटैक में 10वें नंबर पे आ गया। भारत में साइबर अटैक की संख्या 10वें नंबर। दूसरा ये $2.5 बिलियन हो चुका है नुकसान साइबर अटैक से विश्व को। पूरे विश्व के अंदर फालतू में $2.5 बिलियन का नुकसान हो रहा है, चीजें मैनेज करने में, पकड़ने में, रोकने में, कुछ पैसा कटौती में, कुछ इसमें, लेकिन साइबर अटैक को नहीं रोक पा रहा है। आगे चल के वैसे भी साइबर वॉर होंगे कि 2 एंटर मारे और अमेरिका की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर दी। और वैसे भी बायोलॉजिकल वेपन देखी चुके कोरोना, इसकी वजह से वैक्सीन लगाई, वैक्सीन के बाद बाल सफेद हो गए। अरे हाँ, ये समस्या है, जिन्होंने बूस्टर डोज लिया खुद ही नहीं, सरकार की वैक्सीन के फायदे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये थी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आ जाते हैं आपके लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे। हाँ, ये सब नोट कर लिया, नहीं करा तो कोई बात ही नहीं, तुम्हारा अपना मन। चलो भाई, अब ध्यान से सुनो। पूरे साल के अंदर मैगजीन में दिया होता है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति परिदृश्य, सब दिए होते हैं। यानी इसका मतलब तो सेम उसी तरह पे हम भी पढ़ेंगे। हम उठाएंगे फरवरी 2024 जो मैगजीन आई है मार्केट में लेटेस्ट, क्योंकि डेली हम कवर कर रहे हैं।
तो हमारी एक मैगजीन तो खुद में तैयारी हो रही है। जो भी अभी तक पूरे साल के जितनी भी बेस्ट मैगजीन है, तुम्हें मैगजीन जो भी पता है, चाहे वो क्रॉनिकल हो, फिर चाहे वो घटनासार हो, घटना चक्र हो, यूथ हो, कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन करीब करीब 250 पन्नों में बन के तैयार हुए। क्वेश्चन की संख्या 100 से 110 है। एक ही पीडीएफ में बना के हम वही चलाएंगे। अब हम सिलसिलेवार तरीके से पूरा साइंस इंटेक्स साल का खत्म करेंगे 2 लेक्चर में, फिर हम आर्थिकी खत्म करेंगे, फिर हम राष्ट्रीय सारी घटनाएं खत्म करेंगे, ऐसे कवर करेंगे। क्योंकि अगर मैं मंथ वाइज तुम्हें घटनाक्रम कराऊंगा, अब जैसे सैन्य एक्सरसाइजों की मैंने एक ही पीडीएफ बनाई, जितनी सैन्य एक्सरसाइज है सब करते चलेंगे, नक्शे पे देखते चलेंगे, तो नक्शा भी याद होगा, सैन्य एक्सरसाइज में समझ में आती है। तो ये पढ़ाने का तरीका ठीक रहेगा। बाकी चलो डील करते हैं इसमें। तो साइंस एंड टेक का क्या है मैगजीन का, अब तुम अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो भाई, पहला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही है। अब आएगा मजा, क्योंकि तुम्हें साइंस का टीचर होने के नाते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। चीता भारत के पास में पनडुब्बी है बेटा। भारत अपनी नौसेना के जितने भी जहाज हैं उनको नाम देता है इंडियन नेवी शिप। बेटा ये नाम कौन रखता है, इसके लिए चेन्नई में एक कमेटी बनी है जिसका नाम है इंडियन नोमेनक्लेचर कमेटी। वो कमेटी डिसाइड करती है किसका नाम क्या होगा। ज्यादातर नाम रखे जाते हैं आसपास की सीमाओं पे, जैसे विशाखापट्टनम, कोलकाता, सूरत, मुरमुगांव, इस तरीके से, इम्फाल। लेकिन कई बार नाम ऐसे भी रखे जाते हैं जो किसी जानवर पे डेडिकेटेड हो, किसी बिल्डिंग पे डेडिकेटेड हो, किसी महापुरुष पे डेडिकेटेड हो। तो इसमें से जरा दिमाग लगाओ, 3 रिटायर कर दिए, 3 रिटायर कर दिए, कौन सा रिटायर नहीं करा ये पूछ रहा है, क्योंकि ये सेवाएं देने के बाद हाँ भाई, इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे, बताओ। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं चीता को लेके कब आए थे, ठीक है, फिर तुम अपने आप बताना मुझे कि क्या होगा इसका उत्तर। हाँ भाई, एक आया था 84 में, एक आया था 85 में, एक आया था 86 में, और याद रखना विशाखा। अब ये जो 3 है ये इतने पुराने दिख रहे हैं, ये बेटा हमने कर दिए डी कमीशन। डी कमीशन का मतलब होता है कि अब हमने इनको कर दिया है रिटायर। तो बेटा ये 3 रिटायर करे हैं, इसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, ये बात याद रखना। अब जरा इसको अच्छे से पढ़ लो बेटा, ये एक बार बड़ा कायदे से पढ़ लो। इस घड़ी को मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर कर देता हूँ, इसका साइज नहीं छोटा होना तो चाहिए, तो ले जा सकते हैं, नहीं जा पा रही। चलो इसमें कुछ हाइट भी नहीं हो रहा, ये बस ऐसे है। पहला है चीता, दूसरा गुलदार कुंभीर। देखो इन तीनों को कब लाया गया था, 84, 85, 86 में। अब ये हमने रिटायर कर दिया, तो हमने रिटायर क्यों कर दिया? सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक नौसेना के जहाज की एक आयु होती है। मशीन आप अपनी स्प्लेंडर जो आपके बाबा ने दी थी वो परपोता नहीं चलाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, इंजन बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है। आप अगर आज से 20 साल पुरानी राजदूत में ये वाला पेट्रोल डाल देंगे जो कि एथेनॉल ब्लेंडेड चल रहा है, इंजन खराब होने के चांस हो जाएंगे। क्योंकि इंजन का भारत स्टेज अभी हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं 6, अभी 4 चल रहा है। तो आप दिमाग लगाओ कैसे आप टेक्नोलॉजी सर्वाइव कर रहे हो। तो बेटा ध्यान देना, हमने आईएनएस चीता गुलदार कुंभीर को कर दिया, ये हमने पोलैंड से मंगाई थी, पोलैंड ने बना के भारत में दी थी। अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास में इनको हमने रखा था, ये हमारी सीमाई राज्यों की यानी समुद्री सीमाओं की रक्षा करता था। इसमें विशाखा का कोई लेना देना नहीं, मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलो ये लो, ये देखो, ये रही। और याद रखिएगा, ये जो नेवी शिप को रिटायर करते हैं ना, किसी को पता है रिटायर करना बड़ा सुंदर होता है। रिटायर का मतलब ये होता है कि जहाज पर आखिरी बार सेरेमनी होती है, टी सेरेमनी। जहाज को बाकायदा सैल्यूट देके और ऐसे रवाना कराया जाता है जैसे कोई लिविंग एंटिटी हो। उस जहाज पर लंबे समय तक रहने वाले क्रू के सदस्य उसी जहाज पर बैठ के आखिरी बार टी पार्टी करते हैं, उसको अच्छे से सम्मान दिया जाता है। इवनिंग सेरेमनी होती है और बाकायदा उसके लिए बहुत बेहतरीन ढंग से पूरी टुकड़ी तैयार होती है, बड़ा सुंदर। एक बार यूट्यूब पर देख लेना, आपको मिल जाएगा। सीडीएस की तैयारी वाले इन चीजों पे खासा फोकस करते हैं, बस आपको ये बताते हैं इंटरेस्ट लिए। तो कैसा कहां पर ये कहीं नहीं जाता, इसको रिटायर होने के बाद में हम जो डॉकयार्ड होता है जहाँ पे नए जहाज बन रहे होते हैं, ज्यादातर इसको स्क्रैपिंग करवा देते हैं, या अगर कोई हमने ऐसा जल का म्यूजियम बनाया तो वहां स्थापित कर देंगे। अब जैसे आपने मोटरसाइकिल ली थी, वो विक्रांत को काट करके बनाई हुई थी। अब एक जहाज काटा था, उससे पता कितनी मोटरसाइकिल बनाएंगे। एक बजाज ने सीरीज निकाली थी विक्रांत मोटरसाइकिल, तो उसका था कि आईएनएस विक्रांत, जिसने लंबे समय तक भारत को सर्व किया, उसके लोहे से तैयार हुई विक्रांत मोटरसाइकिल। 100 बना लोगे, 200 बना लोगे, 1000 बना लोगे, पूरे भारत में 50 लाख मोटरसाइकिल वो बनेगी। तो भैया इतना लोहा निकल रहा तो बात ही क्या, टाटा स्टील कंपनी को बंद कर दो। तो समझिए, वो सिर्फ बात होती है कहने की, ये मॉडल का बेचने की बात थी। ज्यादातर ये कंपनियों को स्क्रैप बेच देते हैं, उससे आप पकड़ो। इन्होंने बजाज को बेच दिया, बजाज ने ले लिया, बजाज ने उस लोहे को गला के उसका नाम इस्तेमाल करके लोगों में देशभक्ति की भावना का फायदा उठा के मोटरसाइकिल की बिक्री बढ़ाई थी। बुद्धि समझे कहां से कहां तक जा रहे हैं। सर ये क्या सही है, मतलब
आप लेके कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि आप इस चीज को, उन्होंने कहा कि विक्रांत जहाज जिसको गला करके बनाया गया है, क्योंकि वो डीकमीशन हो गया। एक बार डीकमीशन होने के बाद गलाता तो खुद ही है जो जहाज बनाता है, तो इसमें बुरा क्या था? बुद्धि लगाओ। अगर मैं ये कहूँ कि फैजान ने मुझे ये घड़ी दी है, इस घड़ी को आज मैं 50 लाख बोली लगा के बेच रहा हूँ, तो भैया कायदा तो गलत है, गिफ्ट था। लेकिन अब जब 4 घड़ी और पड़ी घर से उन्नी उन्नी की, तो समझ वो भी तो पहनेंगे। चलिए भाई इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। गोपाल इंदौर दोनों ने। बेटा वेटलैंड सिटी की बात करें तो वेटलैंड का मतलब रामसर साइड से होता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर एक सम्मेलन हुआ। इसमें आपको अच्छी बात है मैंने एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डाले, क्योंकि साइंस एंड टेक मैगजीन में एनवायरनमेंट के साथ में चलता है, तो तुम्हारा डबल रिवीजन तो मैं यही करा दूंगा, और जो मैंने एनवायरनमेंट पढ़ाई है उसके तो मैं कंसेप्ट भी रिवाइज करा दूंगा। वेटलैंड सिटी की बात करें, भारत में रामसार साइट की अगर संख्या की बात करें 80 है, पूरे विश्व में 2500 है। पहले 75 थी, 80 हो गई है। रामसार साइट की बात करें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामसार नाम की जगह पे सम्मेलन हुआ था। ऐसी आर्द्र भूमि जहां 12 महीने जल की उपस्थिति रहती, क्या सिर्फ यही मानक है? नहीं, इनके 9 मानक और 1800 से ज्यादा के आसपास में प्रजाति मिलने के संकेत, उस जगह पर ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज आना चाहिए, तब उसको वेटलैंड साइट डिक्लेयर करा जाता है। मेंस पे इसका क्वेश्चन बनने के चांस है, तो तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि सर मैगजीन से तुम्हें मेंस का कंटेंट नहीं देंगे। बेटा मैं हमेशा बाकियों से बेहतर करने के लिए जाना जाता हूं। तो ये रहा तुम्हारा मेंस का क्वेश्चन अंग्रेजी में, और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन, और उसके बाद पूरा नक्शे में कितनी साइट है। तो चलो एक बार अच्छे से देख लेते हैं इसको। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, आपको इकोटोन याद है? संक्रमिका, संक्रमिका बता देता हूं। स्थल और जल बीच में जो क्षेत्र मिलता है वहां सबसे ज्यादा प्रजाति होती है। क्यों होती है? तो जरा देखिएगा, इस चीज को जरा देखिए बेटा, दिमाग लगाओ। ये जो जल है, यहाँ पेड़ पर आकर के एक पक्षी बैठता है, एक चिड़िया बैठती है, और जो वो चिड़िया है उसे समय समय पर जब भूख लगती है तो वो छोटे छोटे कीट का भक्षण तो करेगी जो पत्ते पे हैं, लेकिन उसे जब ज्यादा भूख लगेगी तो छोटी छोटी मछलियां जो कूद रही हैं वो चिड़िया उड़ के उनको भी खा सकती है। तो ऐसे क्षेत्र को जहां पर 2 अलग अलग तरीके के जोन मिल रहे हो या एक जैसे क्षेत्र में मिल रहे हो, उन क्षेत्रों को कहते हैं इकोटोन संक्रमिका, जहां पर प्रजाति पाई जाए। अब दूसरी बात भी समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण, कछुए के लिए ऐसा क्षेत्र बहुत जरूरी है। कछुआ अपने अंडे जल के भीतर नहीं देता, जल के बाहर आके गर्त में देता है, गड्ढे के अंदर। तो आप कहोगे इससे क्या मतलब है? इससे जलवायु परिवर्तन का सीधा लेना है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो कछुए के अंडे फूटने पर जिसका जन्म होगा वो पुरुष बनेगा, और अगर टेम्परेचर बहुत गिर गया तो मादा का जन्म होगा। तो बेटा इसीलिए ठंडक में गाड़ते हैं कि हमारे कछुओं की जो विरासत है वो आगे चलती है, पीढ़ी खत्म ना हो जाए। तो भैया कछुइया का जन्म होता है, मिसेस कछुइया या मिस कछुइया का। तो इस वजह से ये ऐसे क्षेत्र को ढूंढते हैं। कोमोडो ड्रैगन जो है खुद को मिट्टी में लपेट के ठंडा रखती है, तो वो कीचड़ वाले इलाकों में पाई जाती है। ऐसी जगहों पे सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य से रामसार साइटों का संरक्षण जरूरी होता है। बात आई समझ में? ये मत भूलिएगा बेटा। ये फैसला कब लिया था? 2 फरवरी 1971 में ईरान में। और इसके जो 9 मानक होते हैं वो ये लिखे हैं, सब हिंदी में लिखे हुए हैं, आगे चल के कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने जो पढ़ाया था वो एनसीईआरटी का ये डायग्राम आपको ध्यान रखना होगा, तो चीजें मिलेगी आपको। जितना एनवायरनमेंट मैंने पढ़ाया है रेलिवेंट है। और एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन यूपीएससी ने फेंका 2010 में, अब नहीं रिपीट होगा, बता दे रहा हूँ। संक्रमिका का मतलब ये होता है कि लोकल में जो लोग रह रहे हैं वो भी रहें, साथ में वन्यजीव जो भी रह रहे हैं वो भी रहें, तब उसे इकोटोन का क्षेत्र, यानी जो रामसार साइट बनती है उसको रिजर्व करने के लिए फेंसिंग या कुछ नहीं होता, वो साइट भी मौजूद रहेगी, उसके बगल में कोई लोग अपना मकान बना के रह रहे हैं वो भी रहेंगे, तो आवासीय क्षेत्र के लोग भी रहते हैं, साइट भी जिंदा रहती है। ये लास्ट विकल्प में एक बार जरा पढ़ लो, इसको पढ़ लो, ये उत्तर पढ़ो जरा ध्यान से। पारिस्थितिक यानी कि इसका मतलब इकोसिस्टम के आउटलुक की बात करें के माध्यम से सभी साइटों का संरक्षण करें, उनके साथ साथ स्थायी उपयोग की अनुमति दें, तो यानी डबल बेनिफिट। अब जैसे जंगल की बात करें तो भैया कोर बफर ट्रांजिशन जोन होता है, कोर जोन में अनुमति नहीं है, बफर जोन में परमिशन से जाओगे, ट्रांजिशन जोन में रहोगे, लेकिन उस एरिया के इतने अंदर तक नहीं जाओगे। तो जब आगे नेशनल पार्क पढ़ेंगे कई सारी तो इसमें बताऊंगा, है ना पुरुषोत्तम? एनवायरमेंट तो निकलेगा ही बीच बीच में। चलो ऐसे मैप देखते हो, टेंशन मतलब याद मत करा करो, किसी एक राज्य की रामसार साइटें उठा करके एक दिन में पढ़ लिया करो। अगर 80 साइटें तो 8 दिन में 10-10 साइटें याद करने का लक्ष्य बना लो, उन्हें डेली रिपीट करो जब तक एग्जाम नहीं देते। डेली मतलब सर एक बार रिवाइज हो गए उठा के रखते हैं, मैं हमेशा यही करता हूँ कि एक राज्य उठाओ, 10 साइटें आज पढ़ी आंध्र प्रदेश की तो 10 साइटें यूपी की पढ़नी, ऐसे करके 8 दिन में रिविजन करा, फिर करा। यही तो रिविजन होता है, और क्या होता है? रिविजन करने की टेक्निक तो यही है ना।
तभी तो टीचरों को मुंह ज़बानी चीजें रटना याद हो जाती। विश्व में कितनी साइट है? 2500 से ज्यादा। भारत में कितनी है? 80 साइट है। सबसे ज्यादा किस देश में? बेटा यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद मैक्सिको की बात करें 142 है। ये भी आप मान के चलिए, एक तो ब्रिटेन वाला अपना यूनाइटेड किंगडम हो गया, उसमें सबसे ज्यादा साइट है, कभी मत भूलना 175। और मैक्सिको की चर्चा अभी करी है। मैक्सिको और इक्वाडोर, मैक्सिको कहाँ पर है? तो अमेरिका के दक्षिण के अंदर, और इक्वाडोर कहाँ का? साउथ अमेरिका में। तो बेटा ये मैक्सिको जो है यहाँ पर 142 साइट है उपस्थित है, ये बताओ। ठीक है, सही है ना? ये सारे कंसेप्ट याद रखते हुए चलेंगे। चलो भाई, जनवरी की न्यूज है और बड़ा प्यारी न्यूज है, ये बड़ा अच्छा है, बताओ। हाँ भाई, समय लेके सोचिए, विचार करिए, फिर बताइए। हाँ, बनारस। बनारस क्यों? कोई लॉजिक? मोदी जी अब ये कहेंगे इजराइल पे अटैक हुआ, मोदी। अरे माना कि वो है तो सब संभव है, लेकिन ये भी नहीं कि असंभव भी संभव है। बनारस होकर छत्तीसगढ़ बनारस है, और वो भी ऐसे कह रहे हैं तुम्हारा कि बनारस है क्या भैया? कमर तोड़ दी उन्होंने, क्या करा? अच्छा चलो देखो, तो बेटा इसका उत्तर जो है, पहली बात तो ये लगाओ, इन राज्यों में से बेटा ये जो सामने है ये आई ओपनर है, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की जलवायु 12 महीने एक सी रहती है? बुद्धि लगाओ। जहाँ पे तो घूमने जाओगे, समुद्र होने के कारण जलवायु, सर्दी में भी टी शर्ट पे घूमोगे। अब बुद्धि लगाई, अब समझो बेटा, परिवर्तन मंत्रालय की अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, तो इसने जलवायु सम्मेलन करा मुंबई के अंदर। वो इसलिए करा क्योंकि मुंबई अब दूसरे नंबर पे आ चुका है प्रदूषण के मामले में। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी होने जा रहा है, राजधानी तो भी सबसे ज्यादा प्रभावित शहर होने जा रहा है। इससे नंबर वन पे सबको पता है कि अगर हम बात करें राजधानी की दिल्ली, उसके बाद शहरों की बात करें, बेगूसराय बिहार का है, आपने रिपोर्ट में पढ़ा था। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर 2024 में जलवायु सम्मेलन हुआ। इस जलवायु सम्मेलन का बेटा एक ही उद्देश्य था, देख लेना उत्तर यही होगा, ये रहा, बढ़ते तापमान की वजह से लोगों में मुंबई के जलवायु को लेके अवेयरनेस बढ़ा कि तुम्हारा ये 12 महीने जिस प्रकार से तुम्हें अच्छा तापमान दे रहा है लल्ला, वो शहर बर्बाद होने की कगार पे है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो इन्होंने ये जाकर के ट्रैकिंग इंडेक्स उन्हें बताया है कि यहाँ जलवायु मेंटेन रखने के लिए बेटा प्रयास कर लो, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है मुंबई? तो भैया मुंबई है महाराष्ट्र में। यहाँ के इस समय सीएम कौन है? श्री एकनाथ शिंदे। सरपास, तुम लोगों को सब याद रहता है। तो बेटा ये याद रखना, जलवायु सम्मेलन ये रहा। इस सम्मेलन के अंदर जो पीसीएस के प्रश्न में तुम्हें देखने को मिलेगा वो शायद मोबाइल में नहीं मिलेगा। देखो चल रहा है यहाँ पे अलग से, तुमने खाना खा लिया? ये देखो सामने, देखो सामने, वो बेचारा एमसीक्यू खोले बैठा। सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य पर चर्चा हुई। बेटा ये याद है, 2070 तक प्योर शून्य उत्सर्जन हासिल करने की चर्चा हुई है। अभी पता नहीं है तो कोई रोड मैप है कि नहीं, इसे ही प्यार से नेट जीरो बोला जा रहा है। नेट जीरो 2070 तक नेट जीरो हासिल करेंगे। इसकी मैंने थीम को अंडरलाइन कर दिया है, थीम मत भूलना, ऊपर से याद रखना। पर्यावरण वन जलवायु मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। तीन चीजें मिल गई बेटा, याद रखना। विषय डीकोडिंग, पुनः ओपन करेंगे, खोलेंगे, द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। ग्रीन ट्रांजिशन मतलब ऐसी जलवायु परिस्थिति को दोबारा से हरा भरा कर देंगे। तो द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जिसको ये नोट्स चाहिए वो मैगजीन खरीदना शुरू कर दे, घटना चक्र की आती है, अभी जो लेटेस्ट पब्लिश हुई है 22 फरवरी तक की, उसी से ये सारा तथ्य और बॉक्स तुम्हें मिल जाएंगे। मैं बस एमसीक्यू उठा करके ला करके यहाँ पे तुम्हें रिवीजन अपने तरीके से करा रहा हूँ ताकि तुम्हें तथ्य याद रहे, वजह याद रहे। ठीक है, तो ये याद रखना। सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई। मुंबई 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 कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बेटा इसकी थीम क्या थी? डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। बढ़े आगे, चलो भैया। और ये याद रखना, देखो मैं कुछ भूल भी जाऊं लेकिन मेरी स्लाइड वर्क नहीं भूलता। यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा ग्रीन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो बेटा आप ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस पे अगले 2 मिनट चर्चा करते हैं। ग्रीन इन्वेस्टमेंट का मतलब ध्रुव को लगा कि यार पीलीभीत मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है। मरुस्थल का मतलब ये नहीं कि अब अभी भी आएगी रेगिस्तान बन गया। मरुस्थल का मतलब ये होता है कि ये बकरी को ले गए चराने और बकरी ने इतनी घास खा ली ओवर ग्रेजिंग की वजह से। बचे कुछ पेड़ थे, कलीम बोले बस आज तो एक पेड़ गिराऊंगा, आग लगाऊंगा और आराम से आदिवासी नृत्य करूंगा। तो इन्होंने 3 पेड़ भी काट दिए अपनी कैंपेनिंग के लिए। चीज समझिए,
बेटा अब किसी देश के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि तुम अपने उस राज्य या अपने उस देश पर हरित चीजों को इन्वेस्ट करो ताकि प्रकृति बची रहे, जलवायु बचा रहे। तो जब कोई देश की सरकार हरित चीजों में, पेड़, वन, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी में, यानी नवीनकरणीय, गैर नवीनकरणीय। तो गैर नवीनकरणीय कौन से वाले होते हैं? तो आप समझ जाओ जो नॉन रिन्यूएबल, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल दोबारा नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। तो अब इसके लिए डायनासोर, पेड़ और ये सब गलाओगे, कई हजार सालों बाद होगा जाके। लेकिन सूर्य का प्रकाश तो अभी हमें मिलेगा ना, हवा तो, अक्षय ऊर्जा तो मिलेगी ना। तो ऐसी चीजों का बढ़ावा देना, साथ ही अपने यहाँ पर जलवायु नीति पर काम करना। तो बेटा ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर यूपीएससी का सवाल बनेगा कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट के फायदे और नुकसान बचाओ। अब भाई बाजार ने कहा कि नुकसान भी होते हैं पेड़ लगाने के, तो मैंने कहा हाँ। तो तेज ने पूछा कैसे? 5,000 करोड़ रुपए तो अपने बजट में से निकाले, ध्यान देना सभी, और तुमने अपने देश के अंदर 5,000 करोड़ के पेड़ लगा दिए। अगर तुम ये पैसा बैंक में डालते तो तुम्हारा ब्याज कम होता, जरूरत पड़ने पे निकाल सकते। क्या 5,000 पेड़ उखाड़ के बेच के कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसकी भी एक लाइफ है, बात समझो। आप पेड़ों काटोगे तो ऑक्सीजन का स्तर खत्म। आपने नीति बना दी, आपने कहीं पे तालाब बनवा दिए, सब बनवा दिए, वो पैसा लग गया। तो इसकी एक ही खामी है कि लचीलेपन की कमी होती है ग्रीन इन्वेस्टमेंट में। देश डरते हैं, आर्थिक रूप से पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो लंबे समय तक होता है, रिटर्न बहुत लंबे समय के बाद आता है। ये कुछ इसके नुकसान है। मेंस का क्वेश्चन सामने रखा, पीसीएस और यूपीएससी दोनों का पूरा मेंस का क्वेश्चन है। ग्रीन निवेश के उदाहरण, ग्रीन निवेश के फायदे, ग्रीन निवेश के नुकसान, ये याद रखना, ठीक है। चलिए भाई, ये कहां टच करेगा? तो भैया जीएस पेपर 3 ग्रीन इन्वेस्टमेंट टच करेगा, ये ध्यान रखना। इतना भी आपको बता दिया, बाकी आप देख लीजिए। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न। भारत में हरफन मौला, यानी जो हर मौसम काम करे, ऐसा ड्रोन आ गया, इसे स्टार लाइन बोलते हैं। स्टार लाइन का मतलब बजा आंधी तूफान आ जाए, चाहे भैया अम्फान आ जाए, चाहे डाकनी आ जाए, चाहे मिचौंग आ जाए, चाहे कुछ आ जाए। बेटा इसमें मैंने बताया था कि भारत में सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनी कौन सी है? 3 है। एक में मैंने बताया था अडानी की बात करो, रिलायंस की बात करो, एक बात करो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक ऑलरेडी तेजस बना रहा है, एलसीए मार्क 1 बना रहा है। अभी हमने देखा कितने करोड़ रुपए का बजट है? 65,000 करोड़ का। तो ध्यान देना सैफ, ये जो बेटा दृष्टि 10 है, इसमें हमने बहुत अच्छा काम करा। ना कि सिर्फ हमने अडानी को डाला, इसमें हमने इजराइल का सपोर्ट ले लिया। ये इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है एल्बिट, क्योंकि इजराइल ड्रोन को बनाने में बहुत उन्नत है। अब तो हमारे एंटी ड्रोन भी आ गए, इंद्रजाल। चलो बेटा याद रखना, इसका उत्तर आएगा अडानी डिफेंस और दूसरा एल्बिट। ये एल्बिट कहाँ का है? ये इजराइल का है, जो मिलिट्री के लिए हथियार बनाता है। ये जरा देखिए उसके बारे में, ये पढ़ो बेटा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैगजीन कह रही है, इसलिए अच्छे से रिसर्च करके चीजों को लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है, मेहनत आपकी है। बेटा एल्बिट सिस्टम कहाँ का है? ये इजराइल की सुरक्षा फर्म है। बेटा इस सुरक्षा फर्म के सहयोग से अडानी डिफेंस बनाएंगे, और ये देख रहे हो इसका लुक ही अलग है। और आपको ये भी बता दूं, हाल ही में इजराइल ने ड्रोन टैक्सी भी लॉन्च कर दी है। आदमी बैठेगा इस बिल्डिंग से, ड्रोन के माध्यम से उड़ के उतरेगा दूसरी जगह। जैसे ओला उबर बुक करते हो, ऐसे ड्रोन टैक्सी भी कर दी। आगे इन्हीं प्रश्नों में आपको ड्रोन टैक्सी का प्रश्न भी देखने को मिलेगा। वो हाल ही का करंट अफेयर है, मैगजीन में नहीं था लेकिन डाल दिया मैंने। तो याद रखिएगा, एल्बिट सिस्टम किस देश ने बनाया है? एल्बिट सिस्टम कंपनी है इजराइल की। ये मदद कर रही है क्या बनाने में? दृष्टि 10 नाम का ड्रोन बनाने में। इसका नाम स्टारलाइन ड्रोन क्यों बोला गया? क्योंकि हर मौसम में उन्नत ड्रोन है। कौन से मिशन? कहाँ पर लिखा? बताओ। ये टोई मिशन, खुफिया निगरानी और टोई मिशन का मतलब शॉर्ट रेंज पर, बॉर्डर सिक्योरिटी पे, या ऐसे मिशन जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर पे जाकर के सिर्फ पर्टिकुलर टारगेट पर, इस तरीके के मिशन। चलिए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रश्न से याद हो जाता है और कोई बड़ी बात नहीं। शायद सोमवती वाले प्रश्न का हाँ, जनवरी 2024 में चीन की कंपनी ओरियन, बेटा याद रखना कंपनी कौन है? चीन की ओरियन कंपनी ने नए रॉकेट। अब बेटा ये कमाल की बात सुनो, देखो इस प्रश्न में उसका उत्तर है, मैंने जो ट्रिक निकाली है, कुछ चीजें याद आ जाती।
खड़े होने के लिए पृथ्वी पर क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? बात ही खत्म हो गई। ये बेटा खड़े जहाज से लॉन्च करके ये दिखा रहे हैं कि हमने ग्रेविटी दूसरे तरीके से प्रयोग कर दी है, तो इसका नाम है ग्रेविटी बंद। तो याद रखना, चीन की कंपनी है ओरियन स्पेस, उसने बेटा पहली बार खड़े जहाज से लॉन्च कर दिया रॉकेट। अब ये कोई नई चीज तो नहीं, हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ इस तरीके के INS हैं जिनके पास से मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन मिसाइल एक अलग चीज है। रॉकेट का मतलब आप समझ रहे हो, अब इनके पास एयर बेस सिस्टम की जरूरत ही नहीं। जैसे अमेरिका के पास में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन है, इंडिया के पास में आपको पता श्रीहरिकोटा है, तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये इस टेक्नोलॉजी पे काम कर जाए तो अपनी नाव लेकर रखा के और कह दिया भैया 10 मिनट 600 करोड़ हम तुम्हें क्यों देंगे तुम्हारी साइड से रॉकेट छुड़वाने का, हम अपनी नाव तुम्हारे घर के किनारे लगा लेंगे और वापस छोड़ देंगे। तो ये चीज समझो, बड़ा बुद्धिमान है चीन वाले। डायरेक्ट सैटेलाइट कॉल भी कर देंगे। हाँ, और ये देखिए, ये रही, इन्होंने 3 लॉन्च करी है बेटा। 3 का मतलब ये, इसका नाम है यूनियाओ, और याद रखना ये चीन ने लॉन्च करी है ग्रेविटी 1। नोट करते चले फ्लो चार्ट के माध्यम से, नोट्स पर निर्भर आ रहे हैं, मैगजीन पर यही नोट्स पेड अवस्था में अब नीचे जाएंगे बिकॉज इट इज मैन। हाँ, तो रॉकेट का नाम क्या लिख सकते हैं? यूनियाओ 1 रॉकेट का नाम। हाँ, नहीं वो लिखा है ग्रेविटी 1 जो है वो रॉकेट का नाम है, लेकिन उसे भेजा क्या गया? सैटेलाइट का नाम यूनियाओ 1। आप ठीक कह रहे हो, सैटेलाइट है यूनियाओ 1 इसलिए छोड़ा गया ताकि मौसम वेदर सैटेलाइट, ठीक है। क्लास के अंदर सभी बच्चे नोट्स बनाए। जो जियो है वो ये नहीं कहता कि मैं आपको नोट्स प्रदान करूं, और वास्तव में नोट्स के लिए मुझे 6 से 7 घंटे लगते हैं। आई हैव माई एग्जाम। जब यहाँ सब ये सेंट्रिक है, खासा विभाग भी ये सेंट्रिक होकर सोच रहा है कि ऐसे मास्टरों की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बच्चों की आवश्यकता नहीं जो पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो फिर मैं अपने सेंट्रिक होकर ही सोचूंगा। क्योंकि यहाँ पर हर साल डेमो देके सिद्ध करने से बेहतर है कि कहीं अपनी परमानेंट जिस स्तर के लिए आप बढ़े हो वहाँ चले जाओ, है ना। एक तरीका होता है, आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है तब सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हो। मैं आपको अगर रिवार्ड ही नहीं दूंगा, डेली इंसल्ट करूँगा, तो आप क्लास में आना छोड़ देंगे, है नहीं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 4-5 बच्चों के अलावा बाकी सब तो इस बार नए बच्चे, कोई ऐसा बच्चा तो यहाँ नहीं बैठा हुआ जो सिर्फ 3 साल से 90% बच्चे तो यहाँ नहीं बैठे होंगे। एक ये 2 बच्चे हैं जो ओपनिंग बैच में थे 2022 वाले में, और बाकी आप जो कई सारे बच्चे से वो तो अभी आए 2024 में कुछ दिन में, और बाकी ज़्यादातर बच्चे जो बैठे हुए हैं वो 2023 वाले नए बैच में हुए हैं। तो ये भी खबर है उनको कि बच्चे तो पुराने बैठे हैं 3 साल में। तो देखो, मेरी लोकप्रियता की वजह से कोई यहाँ नहीं आएगा। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, उससे बेहतर टीचर मार्केट में घूम रहे हैं, अपनी मेहनत से पढ़ लो। और वैसे भी अगर संस्था लगातार चीज़ें करेगी तो मैं खुद की अपनी मेंटल पीस पर हार्म नहीं लाऊंगा। तो में से जिसको भी पढ़ना हो मेरे से आया करो, जिसको नहीं पढ़ना है मत आया करो। और ये कल को मुझसे नहीं कह सकते कि आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी मैं 4 पढ़ाऊँ 5 सब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो मुझे ज्ञान है। UPSC में 18 सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं, जुडिशरी में 35 सब्जेक्ट पर कमांड करके मैं इंटरव्यू तक जा सकता हूँ, बाकी सेवरल एग्जाम के इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, और हर जगह अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाइड और बरेली पढ़ाता हूँ। कल वहाँ भी क्लैपिंग हुई थी साइंस एंड टेक में। चलो ठीक है, तो ये चीज़ का ठीक है जो भी हो उतना फाइनेंशियली, लेकिन लोगों की ये जो मेंटेलिटी है इससे अफसोस तो होता है कि टीचर को प्रोत्साहन नहीं मिलता, तो ये गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये येलो सी है, यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ का करा, चीन के पास में लगा हुआ है येलो सी, ठीक है। चलिए इस पर नहीं, शिकोहाबाद नहीं होगा, इसका उत्तर बताएं। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बेटा देखो 9वां है, इसका मतलब सबसे पहले तो कोई ना कोई बनाया गया होगा। ये बनाया क्यों जाता होगा तो लिख लीजिए, 2015 में नई दिल्ली में सबसे पहली बार ये बनाया गया था, नई दिल्ली में सबसे पहली बार। इसके अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, छात्र वैज्ञानिक बड़े बड़े, वीडियो बंद हो गई क्या? चल रही है, ब्राइटनेस कम हो गई, अच्छा बैटरी डाउन हो गई होगी। ये इनकी कमी है, इन्होंने चार्ज करके नहीं रखा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोबाइल बंद होने की कगार पे है। तो देखिए अगर हाँ मुश्किल से 3% बैटरी बची हुई है, अगर ये बंद हो गया तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारी टाइमर चल रहा है स्टॉप वॉच, और हमारा लेक्चर जो है पूरा 1.5 घंटे करके ही मैं छोड़ूंगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक फोटो ले लेंगे टाइमर के बाद में। तो ये ध्यान रखिएगा कि 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करें तो पहला वाला हुआ था 2015 में नई दिल्ली में। इसमें छात्र वैज्ञानिक एवं 21 देश के लोग जुड़े थे। 21 देश से 35 लोग आए थे। 35 डेलीगेट बोलते हैं, जब राष्ट्रपति अपनी जगह किसी और को भेजते उसे डेलीगेट बोलते हैं, यानी कर्तव्य परायण किसी और को कर्तव्य दे देना। तो याद रखिएगा ये हुआ था फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। बेटा कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। इसको याद रखेंगे सभी लोग, ये याद रख लीजिएगा, पूरा मैं लेके आया हूँ, ठीक है। कहाँ पे? 8 वाला, हाँ 8 में हुआ था, ठीक है। इसमें लास्ट वाला मेंशन भी नहीं है, वो जो आप कह रहे हैं
एफबी में एक बार चेक कर लेना। फिलहाल ये वाला 9वां जो है संस्करण ये फरीदाबाद में हुआ। पहला बैठक कहाँ हुआ? तो पहला हुआ था नई दिल्ली 2015 में। इसमें छात्र, शिक्षक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता यानी रिसर्च स्कॉलर, उद्योग के पेशेवर, उद्योगी तथा विज्ञान संप्रेषकों जैसे विविध स्तर के हितों वाले व्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? तो इस बार हम सबने अमृत काल देखा था। आजादी के 75 वर्ष को अमृत काल बोला जा रहा है, तो इसी वजह से इसकी थीम थी अमृत काल में विज्ञान और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक लोक संपर्क, यानी अमृत काल में साइंस एंड टेक का पब्लिक लोक संपर्क कैसा रहेगा, पीपल कम्युनिकेशन कैसा रहेगा। ठीक है, ये याद रखिए। पुरुषोत्तम तो पढ़े वहाँ पे IR और वो मजा आया था 1971 का बांग्लादेश हुआ करें कि बरेली में तो पढ़ाया। IR इज ऑल्सो देयर, साइंस टेक पढ़ाई तो शुरू से जुड़े थे, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं अच्छे, और वहाँ पे जो भी बच्चे आते थे बहुत बढ़िया। लेकिन अब खैर किन्हीं कारणों से नोडल ऑफिस बन गया तो वहाँ कॉपी इस वजह से वहाँ बंद हो गया, वरना बरेली में लोगों के साथ मेरा काफ़ी अच्छा समय बीतता था, बढ़िया अच्छा समय बीतता था पढ़ाते हुए, और एंजॉय भी होता सर। तो ये देखिए ध्यान से, ठीक है। तो 21 देशों के 35 डेलीगेट की बात करें, ये हो गया। इसकी थीम याद रखेंगे, थीम कोई नहीं भूलेगा, ठीक है, ये याद रखना बेटा। कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। चलो भाई, अगला वाला तो और मजेदार है, इसका उत्तर तो आप गलत दे ही नहीं सकते। अब मैं इसके पीछे आपको बड़ा अच्छी बात बताता हूँ, इसका क्या उत्तर होगा ये बताएं, फिर इसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप कुछ नया सीखेंगे। हाँ, ये सर्किट C58 क्या चीज है? हाँ, इसका उत्तर बेटा ये है, ठीक है। और ये जो है मैं लिख दे रहा हूँ, ये छोड़ा गया था आदित्य L1 मिशन शुरू के लिए था, ये याद रखिएगा। GSLV MK3 का प्रयोग और LVM3 जो है इनके प्रयोग किसमें हुए थे? तो याद रखिएगा LVM3M4 ये मिशन में यूज हुआ था चंद्रयान 3 के अंदर। और GSLV MK3 से अभी तक हमने सबसे ज्यादा टन का 4000 टन तक का एक रॉकेट छोड़ा है, और ये लॉन्च करने के लिए यूज हुआ था INS-80 3D, ठीक है। अब आप इसका उत्तर याद रखेंगे, PSLV C58 वापस आ जाइए। अर्थ से कितने किलोमीटर की लाइन मैंने आपको बताई थी, जिसको कार्बन लाइन कहते हैं, 100 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये कार्बन लाइन होती है 100 किलोमीटर। और अगर पृथ्वी से बात करें तो 50 किलोमीटर तक ऑक्सीजन मिलती है, इसके बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने सुना होगा रैमजेट, स्क्रैमजेट, हाइपरसोनिक मिसाइलें जो चलती हैं उनके लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो इस लेयर तक ही उड़ पाती हैं। ब्रह्मोस भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब आ जाओ, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, उस चीज पे जरा ध्यान देंगे तो समझिएगा कि एक्सपोसेट क्या है। जैसे ये अर्थ है, हमने अर्थ से ये सूर्य है या कोई दूसरा ग्रह है या मून है, तो बेटा हमने इस मून के अध्ययन करने के लिए श्री हरिकोटा से एक रॉकेट लॉन्च करा। ये रॉकेट जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। आप कहोगे छोटा क्यों होता चला जाता है? क्योंकि ये रॉकेट जो होता है इसके अंदर पेलोड होते हैं, ठीक है, नीति भार होता है। तो ये अलग अलग टुकड़ों में खुल के इसके टुकड़े समुद्र में गिरते हैं। लेकिन ये समुद्र में जब गिरते हैं तो एक तो ये पृथ्वी के अंदर कचरा बनाते हैं जिसे डेब्रिस कहते हैं। लेकिन सोचो जब ये ऊपर जाके ब्रह्मांड में खुलेंगे तो स्पेस में भी तो डेब्रिस बनेगा। डेब्रिस माने कचरा, अंतरिक्ष का। लेकिन एक मजेदार बात है, ये सैटेलाइट हमने PSLV 58 से छोड़ी, ये मून के चारों ओर घूम रही थी। सैटेलाइट पहुंचाने के लिए जो वाहन इस्तेमाल होता है उसे रॉकेट कहते हैं। रॉकेट कुछ नहीं है, रॉकेट एक ट्रेन है। उस ट्रेन के अंदर जो भी डालोगे, मिसाइल डालोगे तो भैया वो मिसाइल कहलाएगी जाती है और रॉकेट कहलाएगा। और अगर तुम उसके अंदर सैटेलाइट डाल दोगे तो वो रॉकेट लॉन्चर तो वही है, फिर वो जाकर के सैटेलाइट को लॉन्च कर देगा। अब समझिएगा, ये हिस्सा खुलने के बाद सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगी। लेकिन सैटेलाइट को छोड़ के आने के बाद ये वापस से हिस्सा आता है और यहाँ कहीं जहाँ अरब का सागर है या बे ऑफ बंगाल है वहां गिर जाता है। लेकिन अब यही एक्सपोसेट के अंदर मजेदार चीज हुई है कि जो ये हिस्सा वापस आ रहा था अब ये पानी में नहीं गिरेगा। यहाँ भी कुछ नहीं छूटा, यहाँ भी कुछ नहीं गिरा, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहेगा और काम करेगा सैटेलाइट का। ये पृथ्वी के पूरे चक्कर लगा के पृथ्वी का एनालिसिस करता रहेगा। यानी एक ही सैटेलाइट में, एक ही रॉकेट से सैटेलाइट भी लॉन्च हो गई, लौट के आके वो खुद सैटेलाइट में बदल गया और 0% कचरा हमने स्पेस में कर दिया। ये उपलब्धि करी है भारत ने, जिसको बोलते हैं एक्सपोसेट। और इसी मिशन का नाम है POEM। बेटा आपने बहुत अच्छे से सुना होगा POEM, इसे कहते हैं PSLV, इसे कहते हैं ऑर्बिट, इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, और M से होता है मिशन। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा चर्चा में, इसी को कहते हैं POEM मिशन। और बेटा इसी को बोला जाता है एक्सपोसेट। अब तो नहीं भूलोगे,
तो 0% कचरा, यानी जो लौट के आया वो भी पृथ्वी। इसलिए आपने 3 दिन पहले खबर सुनी थी कि पृथ्वी के कक्ष में सफलतापूर्वक लौटा एक्सपोसेट 0% डेविल्स वाला। जब ये वहां छोड़ने गया था तब भी न्यूज आई थी 1 महीना पहले, अभी ये वापस पृथ्वी के कक्ष में एंटर हुआ तब भी न्यूज आई है। इसका कोई भी कचरा कहीं पर नहीं गिरेगा। ये उपलब्धि कमाल की है। अभी इसके लिए भी हमें तमाम पुरस्कार मिलेंगे, आप देखिए। तो चीज आई समझ में बेटा, विज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन विज्ञान को खराब करने वाले लोग मार्केट में घूम रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, है ना। यहीं तक चीजों को रखते हैं। आगे हम ये साइंस की सीरीज में पूरे साल भर के क्वेश्चन कवर कर देंगे। मैं तुम्हें अपना साइंस में एक्सपीरियंस ऐसे ही समझाता चलूंगा।